अध्याय 1261। जब आप नीचे हों तो आप पर प्रहार करें। टकराना। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ जो बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। काला बंदर हैरानी से देख रहा था कि यांग यी के शरीर में मौजूद हजारों पैर अचानक से फट गए। उसी समय भयानक ऊर्जा की एक लहर 10,000 पैरों वाले सेंटीपीड की ओर बही। धमाका, 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 धमाका। ऊर्जा एक तेज धार की तरह आगे बढ़ी। जहां भी यह गुजरी उसके आगे के पैर पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए। अंत में ऊर्जा सेंटीपीड के शरीर से ही टकराए। टकराना। एक और जोरदार विस्फोट हुआ और विशालकाय सेंटीपीड लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर नष्ट हो गया। काले बंदर ने यांग यी को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक विस्मय में बदल गई थी, जिसमें थोड़ी घबराहट भी थी। वह क्या था? यह वास्तव में इतना शक्तिशाली था। यह पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादा कगार पर था। यांग ये ने गहरी सांस ली, जबकि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। अपने पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादे पर कगार कानूनों का उपयोग करके वह लगभग थक गया था। यह अभी एक बेहद खतरनाक स्थिति थी और उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि अगर उसने खुद को उन पैरों से पकड़े जाने दिया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए यांग ये ने अपने पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादे को कगार पर लाने में संकोच नहीं किया था। यांग ये काफी घबराया हुआ था जब उसने पहली बार अपनी रीबर्थ रैंक तलवार की मंशा को कगार पर लाया, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हुई तो वह वास्तव में मौत को दावत दे रहा होगा। सौभाग्य से यह बहुत आसानी से हो गया और इसकी ताकत ने उसे निराश नहीं किया। इसने न केवल उन पैरों को नष्ट कर दिया था, इसने सेंटीपीड को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। इस समय कनखजूरे की छाती पर लगभग 300 मीटर तक एक बहुत बड़ा घाव था। चोट के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। जहां तक उन पैरों की बात है तो हजारों पैर कटे हुए थे। कनखजूरे की हालत बहुत दयनीय बताई जा सकती है। इस बीच यांग ये ने अचानक काले बंदर को देखा। तुम क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी हथेली को पलटा और रक्त जैसी लाल रोशनी की लहर उत्सर्जित करते हुए सेंटीपीड पर हमला किया। अपने दुश्मनों पर तब प्रहार करें जब वे नीचे हों। यांग यी स्वाभाविक रूप से ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देगी। काला बंदर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और आगे की ओर उछला और कनखजूरे की ओर पहाड़ की तरह नीचे उतरा। इस बीच युन बानकिंग निष्क्रिय नहीं खड़ी रही और उसने शून्य बादल शटल को नियंत्रित करके नीली रोशनी की 2 किरणें दागी। बैंग बैंग बैंग। यांग ये द्वारा घायल किए जाने के बाद सेंटीपीड अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था, फिर भी यांग ये और अन्य लोगों ने तुरंत उस पर हमला बोल दिया। इसलिए वह तुरंत ही चकरा गया और उसे लगातार पीछे धकेला गया। यांग ये और काले बंदर का मनोबल स्वाभाविक रूप से बढ़ गया क्योंकि उन्होंने हमला किया और उनकी तलवार और मुट्ठियां लगातार कनखजूरे पर गिरीं। कुछ ही समय में कनखजूरा चोटों से भर गया, खास तौर पर यांग ये की तलवार की ऊर्जा से। तलवार भगवान की मुहर द्वारा प्रदान किए गए प्रवर्धन के साथ उसकी तलवार की ऊर्जा बेहद मजबूत हो गई थी और उसका हर एक हमला कनखजूरे के शरीर को भेद सकता था और एक निश्चित मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता था। काले बंदर के घूंसे भी बहुत जोरदार थे। हर घूंसे ने कनखजूरे के शरीर पर गहरा निशान बना दिया। यह कहा जा सकता है कि कनखजूरा यांग यी, काले बंदर और शून्य बादल शटल द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। उसे वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिला। कनखजूरे को बार बार पीछे धकेला जा रहा था, जबकि उसके शरीर पर घाव और भी ज्यादा हो रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, यांग ये और भी ज्यादा उत्तेजित हो रहा था और वह लगातार अपनी तलवार घुमाकर कनखजूरे के शरीर को चीर रहा था। जैसे ही वे हमला करते रहे, काला बंदर अचानक यांग ये के सामने आ गया और उसे हमला करने से रोक दिया। इससे यांग ये थोड़ा क्रोधित हुआ। तुम क्या कर रहे हो? काले बंदर ने कहा, देखो हम अभी कहाँ हैं। यांग ये दंग रह गया। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और जब उसे आसपास का साफ नजारा दिखा तो उसे तुरंत पसीना आ गया, क्योंकि वे तलवार भगवान के महल के खंडहरों से निकल चुके थे। दूसरे शब्दों में, वह अब अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर काले बंदर ने उसे याद नहीं दिलाया होता तो शायद उसने उस रहस्यमय विशेषज्ञ को नाराज कर दिया होता। यांग ये ने थोड़े अफसोस के साथ सेंटीपीड की ओर देखा। अगर वे आगे बढ़ते रहे तो उनके पास उस बड़े आदमी को अपंग करने का बहुत अच्छा मौका था। भले ही वह आदमी पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उसमें अभी भी लड़ने की ताकत थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और सेंटीपीड को देखा। इस समय वह मानव रूप में वापस आ गया था और उसका ऊपरी शरीर तलवार और मुट्ठी से लगी चोटों से ढका हुआ था। खासकर उसका चेहरा, यह तलवार की चोटों से ढका हुआ था जो उसके पूरे चेहरे पर फैली हुई थी, जिससे वह बेहद क्रूर लग रहा था। वह यांग ये को भी देख रहा था और उसकी आंखों में क्रूरता उसके चेहरे पर लगी चोटों से भी ज्यादा भयानक थी। तुम क्या देख रहे हो? यांग ये ने अपनी तलवार सेंटीपीड की ओर तान दी। अगर तुम असंतुष्ट हो तो चलो जारी रखें। 3 बनाम 1। कनखजूरा उग्रता से बोला, मानव, अगर तुम में क्षमता है तो मुझसे एकल मुकाबले में लड़ो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है?
यांग ये ने गुस्से से कहा, मेरे साधना क्षेत्र को देखो। मैं सिर्फ एक संत हूँ। लेकिन तुम्हारे जैसा एक शून्य क्षेत्र राक्षस जानवर वास्तव में मेरे जैसे संत से एकल युद्ध में लड़ना चाहता है। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? तुम। कनखजूरे का चेहरा बिल्कुल भद्दा हो गया, क्योंकि यांग ये के शब्दों के पीछे का अर्थ यह था कि यांग ये जैसे संत ने वास्तव में उसे इस हद तक पीटा था, और यह एक घोर अपमान था। बस इसके बारे में सोचते ही सेंटीपीड खुद को रोक नहीं सका और तुरंत यांग ये की ओर झपटा। यांग ये और काला बंदर यह दृश्य देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही सेंटीपीड खंडहर में घुसा, दोनों ने तुरंत हमला कर दिया। इस बीच युन बानकिंग ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और शून्य बादल शटल का इस्तेमाल करके सेंटीपीड पर नीली रोशनी की किरण फेंकी। बैंग बैंग बैंग। लगभग 15 मिनट बाद यांग ये और काला बंदर अचानक रुक गए, क्योंकि सेंटीपीड फिर से खंडहर से बाहर निकल गया था। इस समय सेंटीपीड के शरीर पर कई और चोटें थीं, और उसके मुंह के कोने पर लाल रंग का एक बहुत ही आकर्षक किनारा भी था। वह यांग ये पर चौंक गया था, और अगर उसकी निगाहें जानलेवा होती तो यांग ये शायद अब तक मर चुका होता। यांग ये ने अपनी मुट्ठी में तलवार घुमाए और कहा, यहाँ आओ। कनखजूरे ने अपने मुंह पर लगे खून को पोंछा और कहा, तुम उस क्षेत्र से चले क्यों नहीं जाते? यांग ये दंग रह गया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी मजबूत हो तो यहाँ आओ। सेंटीपीड ने जवाब दिया, अगर तुम आ सको तो यहाँ आ जाओ। यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। काले बंदर के चेहरे पर अजीब भाव था। काफी देर तक गतिरोध के बाद यांग ये ने अचानक कंधे उचका दिए, चूंकि आप अंदर आने से इनकार कर रहे हैं और मैं जाने से इनकार कर रहा हूं, तो चलिए बात करते हैं। बात करो। कनखजूरा उग्रता से बोला, हमें किस बारे में बात करनी है? मानव, तुमने मेरा खजाना चुराने के लिए उस काले बंदर के साथ मिलकर काम किया है। तुम। रुको। यांग ये ने अचानक उसे बीच में रोका और कहा, तुम कहते हो कि यह तुम्हारा है? कनखजूरा गुस्से से बोला, और किसका होगा यह? यांग ये ने काले वानर को देखा, और काला वानर बहुत सहयोगी था। ऊर्जा अभिसरण पूल तलवार भगवान के महल द्वारा स्थापित किया गया था, और इसके भीतर की शुद्ध ऊर्जा तलवार भगवान के महल से संबंधित होनी चाहिए, है ना? कनखजूरे ने जवाब दिया, तलवार भगवान का महल चला गया है। मैंने ऊर्जा प्राप्त कर ली है, इसलिए यह अब स्वाभाविक रूप से मेरा है। तुम्हें किसने बताया कि यह चला गया है? जैसे ही उसने कहा, तलवार भगवान की मुहर यांग ये के माथे के बीच में दिखाई दी। देखा, मुझे तलवार भगवान की मुहर विरासत में मिली है, और मैं तलवार भगवान के महल का स्वामी हूँ। तलवार भगवान के महल की सारी संपत्ति अब मेरी है, और पूल के भीतर की शुद्ध ऊर्जा भी मेरी है। मैंने इतने सालों तक अपने ऊर्जा अभिसरण पूल पर कब्जा करने के लिए तुमसे बदला लेने की कोशिश नहीं की, फिर भी तुम वास्तव में मेरे साथ परेशानी तलाशने की कोशिश करते हो। तुम सच में बेशर्म हो। क्या बकवास है? कनखजूरा गुस्से से बोला, मानव, तुम बहुत बेशर्म हो। दुनिया के खजाने ताकतवर लोगों के हैं। चूंकि मैंने इसे प्राप्त किया है, इसलिए यह मेरा है। यांग ये ने उत्तर दिया, तो आपने जो अभी कहा उसके अनुसार यह अब मेरा है क्योंकि मैंने इसे प्राप्त कर लिया है ना? तुम। सेंटीपीड का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया, और वह कई बार खुद को रोकने में असफल रहा, लेकिन अंत में उसने खुद को बलपूर्वक हमला करने से रोक लिया। यांग ये, काला बंदर और शून्य बादल शटल उसे हराने में पूरी तरह सक्षम थे। काफी देर बीतने के बाद कनखजूरा ठंडी हंसी हंसा, मानव, हो सके तो वहां से जाना भी मत। यांग ये ने सेंटीपीड पर नजर डाली, और फिर वह काले बंदर के साथ शून्य बादल शटल में वापस आ गया। काले बंदर ने पूछा, अब हम क्या करें? यांग ये ने काले वानर को देखा और जवाब दिया, ठीक है, आप पूल के भीतर ऊर्जा क्यों चाहते हैं? काले बंदर ने जवाब दिया, अपनी चोटों को ठीक करने के लिए। यांग ये आश्चर्यचकित था, आप घायल हो गए हैं? काले बंदर ने सिर हिलाया, मैंने एक बार एक स्पिरिट फ्रूट खाया था। हालांकि इसने मुझे वोइडर दायरे में पहुंचने में मदद की, लेकिन इसमें जहर था और वह सारा जहर मेरे अंदर ही रह गया। यह धीरे धीरे मेरे शरीर को खराब कर रहा है, जिससे मेरी ताकत काफी कम हो रही है, और यह मेरे जीवन के लिए भी खतरा है। क्योंकि एक बार जहर मेरे आंतरिक अंगों तक पहुंच गया, तो वह दिन आएगा जब मैं मर जाऊंगा। यांग ये ने पूछा, क्या वह शुद्ध ऊर्जा विष को दूर कर सकती है? काले बंदर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन यह मेरा एकमात्र मौका है। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और कहा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं। काले बंदर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? यांग ये ने समझाया, मेरी गहन ऊर्जा थोड़ी विशेष है। शायद यह आपके लिए जहर को हटा सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि मेरी गहन ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। काला बंदर समझ गया कि यांग ये का क्या मतलब था। अगर यांग ये की गहरी ऊर्जा उसके शरीर में थी, तो अगर यांग ये का कोई बुरा इरादा था, तो यह उसके लिए बेहद खतरनाक होगा। इसलिए काला बंदर बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने पूछा, तुम कितने आश्वस्त हो? यांग ये ने जवाब दिया, 90%। आखिरकार उसने कभी भी ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं किया था जिसे आदिम बैंगनी ऊर्जा हल न कर सके।
काले बंदर की आंखों के कोने फड़क उठे। सच में? यांग ये ने जवाब में सिर हिलाया। काला बंदर फिर से बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, चलो इसे करते हैं। यांग ये ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और उसे काले बंदर के पेट पर रख दिया, और फिर उसके अंदर की आदिम बैंगनी ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकलकर काले बंदर के शरीर में प्रवेश कर गई। जिस क्षण यह उसके शरीर में प्रवेश किया, काले बंदर का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में सदमा दिखाई दिया। हालांकि यांग ये ने काले वानर पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह काले वानर के शरीर के भीतर जहर की ओर बढ़ने के लिए अपनी गहन ऊर्जा को नियंत्रित करना जारी रखा। इस बीच कनखजूरे ने भौहें सिकोड़ लीं। जाहिर है, उसे एहसास हो गया था कि यांग ये काले बंदर को ठीक कर रहा था, और इसलिए वह इस बात पर झिझक रहा था कि उसे हमला करना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद कनखजूरा हमला करने वाला था, लेकिन यांग ये ने अचानक उसकी तरफ देखा और यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। यांग ये के चेहरे पर मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे वह कनखजूरे को अपने पास आने के लिए कह रहा हो। कनखजूरे ने तुरंत ही हिलना बंद कर दिया और वह फिर से हिचकिचाने लगा। इस बीच यांग ये ने अपना हाथ वापस खींच लिया। हफ! काले बंदर ने अचानक एक सांस छोड़ी और फिर उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर को देखा। बहुत समय बीतने के बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में उत्साह और खुशी की झलक दिखी। जहर खत्म हो गया है। इंसान, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने अचानक यांग ये के कंधे पर थप्पड़ मारा और यांग ये तुरंत दूर चली गई। अध्याय 1262 सफलता। काला वानर दंग रह गया जब उसने देखा कि यांग ये को थप्पड़ मारा जा रहा है, और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी का भाव था। यांग ये दूर खड़ा था और उसका चेहरा काला पड़ गया था क्योंकि वह काले बंदर को देख रहा था। इस समय उसका कंधा अभी भी सुन्न था, और अगर उसका शरीर मजबूत नहीं होता तो सिर्फ उस थप्पड़ से शायद उसका कंधा टूट जाता। क्योंकि काला बंदर स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया था और उसने अपनी ताकत पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखा था। काला बंदर शर्मिंदगी से हंसा, तुम्हारा शरीर बुरा नहीं है। यांग ये का चेहरा और भी काला पड़ गया। यांग ये ने इस मामले पर समय बर्बाद नहीं किया। उसने सेंटीपीड की ओर देखा और कहा, वह बुरी तरह घायल है जबकि तुम ठीक हो गए हो। क्या तुम उसे व्यस्त रख सकते हो? मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एनर्जी कन्वर्जेंस पूल से शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस स्थिति को और लंबा नहीं होने दे सकते। कनखजूरे ने साफ तौर पर मामले को शांत करने से इनकार कर दिया, इसलिए उनके पास जाने का केवल एक ही रास्ता था, और वह था कनखजूरे को हराना। कनखजूरे को हराने का एकमात्र तरीका था पहले अपनी ताकत बढ़ाना। काले बंदर ने जवाब दिया, मैं शायद उसे हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन उसे व्यस्त रखना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको जल्दी करना होगा। यांग ये ने सिर हिलाया, बेशक। काला बंदर आगे कुछ नहीं बोला और उसकी आकृति कनखजूरे की ओर बढ़ गई। जब कनखजूरे ने काले बंदर को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में एक भयंकर चमक उभर आई। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और काले बंदर पर अपनी मुट्ठी पटक दी। बैंग बैंग बैंग! काले बंदर और 10,000 टांगों वाले सेंटीपीड के बीच लड़ाई की गड़गड़ाहट तुरंत दूर तक गूंज उठी। चूंकि वह बुरी तरह घायल हो चुका था जबकि काला बंदर पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए काला बंदर अब लड़ाई में दबा हुआ नहीं था। इसके बजाय काला बंदर सेंटीपीड के बराबर था। यह एक घिसावट भरी लड़ाई थी। युद्ध का विजेता इस आधार पर तय होगा कि उनमें से कौन अधिक समय तक टिक सकता है। युग क्षेत्र। एक बार जब उसने देखा कि काला बंदर सेंटीपीड से समान रूप से लड़ सकता है, तो यांग ये ने गहरी सांस ली और शून्य बादल शटल के नियंत्रण कक्ष में चला गया। नियंत्रण कक्ष बहुत बड़ा था और नियंत्रण कक्ष में एक लाउंज था। यांग ये लाउंज की ओर चला गया, लेकिन वह अचानक रुक गया और यून बानकिंग को देखा जो शून्य बादल शटल को नियंत्रित कर रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और उसके सामने 20,000 और बैंगनी क्रिस्टल आ गए। इसे संयम से इस्तेमाल करो। मैं लगभग दिवालिया हो चुका हूं। उसने सिर हिलाया, क्या होगा अगर वह उस आदमी को व्यस्त नहीं रख सके? भागो, बिल्कुल, जितना हो सके भागो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये लाउंज में प्रवेश कर गया। भागो! यून बानकिंग स्तब्ध रह गई, और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई, जब उसने धीरे से कहा, अगर वह उनसे लड़ सकता है, तो वह लड़ता है। अगर वह उनसे नहीं लड़ सकता, तो वह भागता है। कितना दिलचस्प है। लाउंज में यांग ये ने तलवारों का इस्तेमाल करके एक तालाब बनाया और फिर उसने गुफा में पाई सारी शुद्ध ऊर्जा उस तालाब में डाल दी। जब उसका काम पूरा हो गया, तो उसने अपनी छाती थपथपाई और स्ट्रोई तुरंत वहां से निकल आई। उसकी नजर तुरंत तालाब पर पड़ी और फिर वह लार टपकाने लगी। उसके बाद उसने इसे अवशोषित करने के इरादे से अपना मुंह खोला, लेकिन यांग ये ने जल्दी से उसका मुंह ढक दिया। यांग ये उसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे दे सकती थी? अगर वह ऐसा करती, तो शायद वह यहाँ की सारी ऊर्जा सोख लेती। यांग ये ने धीरे से अपना सिर रगड़ा और धीरे से बोली, इसे सोखना मत। चलो इसे नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है?
स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और फिर सिर हिलाया। उसने यांग यी की हर बात ध्यान से सुनी। यांग ये मुस्कुराया और अपने कपड़े उतारने लगा। जब यांग ये ने अपने कपड़े उतारना समाप्त किया तो स्ट्रोई का चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर उसने अपने पंजों से अपनी आंखें ढक लीं। यांग ये ने उसकी शर्मिंदगी भरी प्रतिक्रिया को देखते हुए हंसते हुए कहा और फिर उसने उसे अपनी बाहों में लिया और पूल में कूद गया। पूल में प्रवेश करते ही स्ट्रोई तुरंत उत्साहित हो गई और उसे अब और शर्मिंदा होने की कोई परवाह नहीं थी। वह तुरंत पूल में घूमने लगी। यांग यी ने देखा कि जैसे ही स्ट्रोई पूल में प्रवेश करती है, पूल के भीतर की ऊर्जा वास्तव में उसे पसंद करने लगती है और वे उसकी ओर बढ़ती हैं, जिससे स्ट्रोई और भी अधिक खुश हो जाती है। यांग ये मुस्कुराई और फिर अपने सिर को हल्के से थपथपाया। मैं खेती करने जा रही हूँ। अभी मुझे परेशान मत करो, समझे? उसने पलकें झपकाईं और फिर सिर हिलाया। यांग ये ने उसे उठाया और चूमा और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बार जब उसकी आंखें बंद हो गईं, तो यांग ये ने अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबो दिया और फिर छोटे भंवर को घुमाया। शुद्ध ऊर्जा को उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले उसके शरीर की ओर एकत्रित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि वे छोटे भंवर द्वारा अवशोषित नहीं हुए और इसके बजाय वे उसके शरीर के हर कोने की ओर बह गए। अंत में सारी शुद्ध ऊर्जा उसकी मेरिडियन, हड्डियों और त्वचा में प्रवेश कर गई। शुद्ध ऊर्जा उसके साथ मिल रही थी। यह पूरी तरह से उसके शरीर के साथ घुल मिल गया था और उसके शरीर को बदल रहा था। उसी समय यांग ये की आभा अचानक मजबूत होने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और कुंड के भीतर की शुद्ध ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई। एक दिन बाद युन बानकिंग ने कनखजूरे पर नीली रोशनी की किरण फेंकी। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई, क्योंकि एक दिन की लड़ाई के बाद काला बंदर धीरे धीरे कमजोर स्थिति में आ रहा था। युन बानकिंग ने पलटकर लाउंज की ओर देखा, लेकिन अभी भी अंदर से कोई हलचल का संकेत नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी दृष्टि वापस युद्ध की ओर मोड़ ली। इस समय उसे हर समय ध्यान देना था, क्योंकि उसका हस्तक्षेप काले बंदर द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव को काफी हद तक कम करने में सक्षम था। अन्यथा काला बंदर शायद और भी जल्दी पराजित हो जाता। लाउंज में यांग ये तलवारों द्वारा बनाए गए पूल में क्रॉस लेग बैठा था और पूल के भीतर की शुद्ध ऊर्जा कम होती जा रही थी। जहां तक यांग ये की त्वचा की बात है, तो उसमें कुछ बदलाव हुए थे। इस समय उसकी त्वचा हल्की चमक रही थी, जैसे कि वह किसी धातु की हो। हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा उसकी आभा कल की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। स्नो लगातार उसे आंक रही थी। जब उसने देखा कि यांग ये बहुत सहज लग रहा था, क्योंकि वह उनके आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, तो उसने हल्के से फूंकने से पहले पलकें झपकाईं। एक पल में पूल के भीतर की शुद्ध ऊर्जा यांग ये की ओर पागलों की तरह उमड़ पड़ी। उसी समय उसके मुंह से शुद्ध आत्मा ऊर्जा की एक किरण निकली और तुरंत यांग ये को घेर लिया। उसे लगा कि यह सचमुच मजेदार था, इसलिए उसने बीच बीच में यांग ये को घेरने के लिए शुद्ध आत्मिक ऊर्जा की एक किरण छिड़की। यांग ये की आभा और अधिक प्रबल होती जा रही थी। इस बीच युन बानकिंग का चेहरा और भी गंभीर होता जा रहा था, क्योंकि कनखजूरा पूरी तरह से हावी हो चुका था और काला बंदर दबा जा रहा था। टकराना। अचानक दूर से एक जोरदार धमाका हुआ और काले बंदर को कनखजूरे ने उड़ा दिया। वह 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उड़ता रहा और आखिरकार रुक गया। इस बार कनखजूरे ने फिर से हमला नहीं किया और उसने कहा, काले बंदर, हम दोनों राक्षस जाति से हैं, तो एक इंसान की खातिर मुझसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो? काले बंदर ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और कहा, अगर तुम चले जाओगे तो मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करूंगा। छोड़ो। कनखजूरे ने तुरंत अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट किया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? काले बंदर, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूं। भले ही मैं अभी घायल हो जाऊं और तुम्हारी ताकत थोड़ी बढ़ गई हो, लेकिन अगर हम मौत से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से तुम ही मरोगे। काला बंदर ठंडे स्वर में बोला, तो फिर मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा। कनखजूरे ने काले बंदर को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, क्या एक इंसान के लिए मुझसे जान तक लड़ाना उचित है? काले बंदर ने जवाब दिया, इससे पहले मैं भी तुम्हारी जैसी ही स्थिति में था। मैं उसे मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि जब हम पहले लड़ रहे थे तब वह भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मेरी मदद करने के लिए वापस आया। यहां तक कि एक इंसान भी खतरे से पहले अपने साथी को न छोड़ने जैसा कुछ कर सकता है, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं उससे कमतर हूं? दरअसल यांग ये के बारे में उसकी धारणा तब बदल गई थी जब यांग ये ने शुरू में भागने का विकल्प नहीं चुना था और उसकी मदद करने के लिए वापस आ गया था। कम से कम उसे लगा कि यांग ये काफी बेशर्म था। यांग ये बुरा इंसान नहीं था। इसके अलावा यांग ये ने उसे पहले ही ठीक कर दिया था, इसलिए उसने यांग ये को सच में स्वीकार कर लिया था। कनखजूरे ने कुछ देर तक काले बंदर को देखा और कहा, तो फिर हमारे बीच कहने को कुछ नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कनखजूरा वहीं गायब हो गया और जब वह काले बंदर के सामने था तो उसकी आकृति एक बार फिर प्रकट हुई।
काले बंदर ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने कनखजूरे पर अपनी मुट्ठी पटकने से पहले क्रोध से दहाड़ लगाए। कनखजूरा कोई कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था और उसने भी अपनी मुट्ठी आगे पटक दी। टकराना। टक्कर से पूरा आसमान जोर से हिल गया और नीचे की जमीन तुरंत ढहने लगी। जहां तक काले बंदर का सवाल है, वह फिर से उड़ गया। इस बार कनखजूरा रुका नहीं और वह आगे बढ़ा और एक बार फिर काले बंदर पर अपनी मुट्ठी पटक दी। राक्षस जानवर आमतौर पर अपनी मुट्ठियों से लड़ते थे, क्योंकि मुट्ठियों का इस्तेमाल करना लड़ने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका था। काला बंदर धीरे धीरे बार बार पीछे धकेला जा रहा था और व्यवहारिक रूप से वापस लड़ने में असमर्थ था। जहां तक सेंटीपीड की बात है, लड़ाई आगे बढ़ने के साथ साथ वह और भी अधिक उन्मत्त हो गया और उसका हर एक मुक्का जोरदार तरीके से लगा। यह देखकर युन बानकिंग का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। वह लाउंज की ओर देखने के लिए मुड़ी, लेकिन वहां अभी भी कोई हलचल नहीं दिखी। इससे उसका दिल बैठ गया। लाउंज में पूल के भीतर शुद्ध ऊर्जा कम होती जा रही थी तथा यह लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। जैसे जैसे उसने देखा कि शुद्ध ऊर्जा कम होती जा रही है, स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और जल्दी से और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर थूक दी। यांगे द्वारा पूरी तरह से अवशोषित होने से पहले आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत किस्में बाहर निकलीं। 4 घंटे बाद टकराना। अचानक यांगी के भीतर से एक भयानक आभा निकली। यह बहुत शक्तिशाली थी और पूरे शून्य बादल शटल को हिलाकर रख दिया। संत राज्य का उच्च पद। यांगी ने संत क्षेत्र के उच्च पद तक पहुंच बना ली थी। युन बानकिंग को खुशी हुई जब उसने लाउंज में हलचल देखी, लेकिन उसे भौहें सिकोड़ने में देर नहीं लगी, क्योंकि यांग ये लाउंज से बाहर नहीं आया था। क्या हो रहा है? वह लाउंज की ओर चलने लगी, लेकिन उसे आभा की एक किरण द्वारा उड़ा दिए जाने में अधिक समय नहीं लगा। युन बानकिंग दंग रह गई। यांग यी ने संत दायरे का उच्च पद प्राप्त करने के बाद भी वह पूल के भीतर पैर मोड़कर बैठा रहा और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। हालांकि उसकी आभा और भी मजबूत होती जा रही थी और यह तब से भी अधिक मजबूत थी जब उसने संत दायरे का उच्च पद प्राप्त किया था। स्ट्रोई ने खुशी से अपनी आंखें भरते हुए पलकें झपकाईं और फिर वह लगातार थूकने लगी। उसके मुंह से अनगिनत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं बह निकलीं। अंत में पूरा लाउंज शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया, लेकिन वह अभी भी और थूक रही थी। इसके अलावा ऐसा करते हुए वह और भी खुश होती गई और वह और भी तेजी से थूकने लगी। इस समय उसे लगा कि वह यांग यी की मदद कर रही है, इसलिए वह बेहद खुश और उत्साह से भरी हुई थी। यह गलत नहीं था, वह वास्तव में उसकी मदद कर रही थी। यांग यी की आभा और अधिक प्रबल होती जा रही थी। पूरा शून्य बादल शटल हिंसक रूप से कांपने में ज्यादा समय नहीं लगा। अध्याय 1263 एक हाथ। टकराना। लाउंज के अंदर से एक भयानक आभा की किरण आसमान में उछली और छत पर एक छेद हो गया। इसके अलावा भयानक आभा गायब नहीं हुई, बल्कि आसमान में ऊपर की ओर उछली। यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें उत्साह का एक निशान था। अर्ध सम्राट क्षेत्र। उसने यह आशा नहीं की थी कि साधना के इस काल में वह वास्तव में अर्ध सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। उसने सिर्फ अपने शरीर को शांत करने के लिए साधना शुरू की थी और उसने अपनी साधना को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बहुत शुद्ध थी और स्ट्रोई द्वारा उसे लगातार दी जाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलकर उसका शरीर अब इसे और सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए यह पानी से भरे एक कप की तरह था और धीरे धीरे छलकने लगा। इसके अलावा वह वास्तव में सीधे अर्ध सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर उठकर अपने शरीर का निरीक्षण किया। इस समय उसके शरीर से रहस्यमयी रोशनी की एक परत निकल रही थी। यह चांदनी की चमक की तरह थी और यह काफी रहस्यमयी लग रही थी। यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि उसका शरीर युग क्षेत्र में पहुंच गया था। अर्ध सम्राट क्षेत्र, भौतिक साधना का युग क्षेत्र। इस बीच स्ट्रोई ने अचानक अपने पंजों से उसकी आंखें ढक लीं। यांग ये अपने होश में आया और स्ट्रोई को देखते हुए वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। इस बीच युन बानकिंग की आवाज अचानक गूंजी, तुम जाग रहे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजा धक्का देकर खोला गया और तब यांग ये दंग रह गई। युन बानकिंग भी दंग रह गई, क्योंकि यांग ये का शरीर पूरी तरह से नंगा था। वे एक दूसरे को घूर रहे थे और समय मानो रुक गया था। लेकिन यांग ये को अपने सदमे से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ हिलाया। प्रकाश की एक लहर चमकी और उसे फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा, इससे पहले कि यांग ये की आकृति एक बार फिर युन बानकिंग की नजर में आ जाए। हालांकि अब वह पूरी तरह से कपड़े पहने हुए था। स्ट्रोई के चेहरे पर अभी भी शर्मिंदगी थी जब यांग ये ने उसे अपनी बाहों में लिया और युन बानकिंग के पास गया। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं। यह कहते हुए वह उसके पास से गुजरा और लाउंज से बाहर चला गया। युन बानकिंग ने यांग ये की ओर देखा जो जल्दी से चली गई थी और एक हल्का सा झुकाव उसके घूंघट के नीचे सिमट गया। यांग ये ने कंट्रोल रूम से दूर की ओर देखा। इस समय काला बंदर अभी भी सेंटीपीड से लड़ रहा था और वह काफी दयनीय स्थिति में था।
उसके पूरे शरीर पर गहरे निशान थे और उसका एक हाथ भी टूट गया था। काला बंदर अपनी रक्षा करने की क्षमता भी खोने वाला था। यून बानकिंग ने धीरे से कहा, वह बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। मेरे अनुमान के अनुसार वह कम से कम 2 वोइडर दायरे के राक्षस जानवरों जैसे कि काले बंदर से लड़ सकता है। यांग ये ने सिर हिलाया और स्ट्रोई को हल्के से थपथपाया। उसने अपने पंजे हिलाने से पहले उसकी तरफ देखा और फिर वह सफेद रोशनी की किरण में तब्दील हो गई जो यांग ये की छाती के सामने अंतरिक्ष की जेब में प्रवेश कर गई। स्ट्रोई के छिप जाने के बाद यांग ये ने अपना दाहिना पैर जमीन पर हल्के से टैप किया और फिर एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया जो शून्य बादल शटल से गायब हो गई। इस बीच कनखजूरे ने काले बंदर को उड़ा दिया था और दूसरा हमला करने वाला था। अचानक उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और उसने अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटकने से पहले अपना चेहरा घुमाया। टकराना। एक धमाका हुआ। सेंटीपीड बार बार पीछे की ओर खिसका, जबकि यांग ये, जिसने अभी अभी उसके साथ एक वार किया था, को भी बार बार पीछे की ओर धकेला गया। सेंटीपीड को लगभग 100 मीटर पीछे धकेला गया, उसके बाद उसने खुद को रोका और यांग ये को लगभग 150 मीटर पीछे धकेला गया। कनखजूरे ने अपनी मुट्ठी पर नजर डाली और फिर यांग यी को देखा, जबकि उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। यह कैसे संभव हो सकता है? मानव, तुम्हारा शरीर वास्तव में युग क्षेत्र में है। यांग ये ने अपनी मुट्ठी पर नजर डाली, जबकि उसकी आंखों में उत्साह भर गया। जब युग क्षेत्र में एक शरीर को अर्ध सम्राट क्षेत्र में उसकी नई उन्नत साधना के साथ जोड़ा गया और इस तथ्य के साथ कि उसकी साधना के बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर मजबूत हुआ, तो उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति शून्य क्षेत्र में एक राक्षस जानवर से कम नहीं थी। हालांकि यह अभी भी सेंटीपीड से थोड़ा कम था। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह व्यक्ति काफी असामान्य था। काला बंदर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वह खुश हो गया, क्योंकि वह जानता था कि यांग ये ने युग क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो काले बंदर ने अपना बायां हाथ, जो अभी भी ठीक था, जकड़ लिया और वह हमला करने वाला था। हालांकि यांग ये ने अचानक उसे देखा। भाई ब्लैक, अभी ठीक हो जाओ, मुझे उसके साथ खेलने दो, तुम कर सकते हो। काला बंदर चकित था। भले ही यांग ये की शारीरिक शक्ति में सुधार हुआ था, लेकिन यांग ये और सेंटीपीड के बीच निश्चित रूप से एक अंतर था। ठीक है, चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी सांसें बर्बाद नहीं की और सेंटीपीड पर हमला कर दिया। उसके शरीर और साधना में अभी अभी एक सफलता मिली थी और उसे प्रशिक्षण के लिए किसी की जरूरत थी। सेंटीपीड बस इसके लिए एक उपयुक्त साथी था। जब सेंटीपीड ने यांग ये को तुरंत हमला करते देखा तो उसका चेहरा उदास हो गया। उसने भी अपनी सांस बर्बाद नहीं की और यांग ये पर हमला कर दिया। दोनों एक साथ अपनी मुट्ठियां हवा में आगे की ओर हिलाते हैं। टकराना। टक्कर के समय अंतरिक्ष में हलचल मच गई और फिर एक दूसरे के मुक्के की ताकत से वे उड़ गए। हालांकि बस एक पल बीता और फिर वे एक दूसरे पर फिर से टूट पड़े। टकराना। उनकी मुट्ठियां एक बार फिर टकराईं। दो शक्तिशाली ताकतों की टक्कर से उनके आसपास की जगह फट गई और वे पहले की तरह ही उड़ गए। यांग ये ने अपने हाथ की ओर देखा। इस समय उसका हाथ कांप रहा था और यह स्वाभाविक रूप से सेंटीपीड की ताकत के कारण था। कितना शक्तिशाली! यांग ये ने अपना हाथ घुमाया और कनखजूरे की ओर देखा। इस समय कनखजूरा भी उसकी ओर देख रहा था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वे दोनों वहीं गायब हो गए। इस बार यांग ये ने सेंटीपीड के खिलाफ सीधे जाने का विकल्प नहीं चुना। उसने अभी सेंटीपीड के साथ इस तरह के सीधे वार इसलिए किए थे क्योंकि वह यह पता लगाना चाहता था कि उसका शरीर वास्तव में कितना मजबूत है। अब उसे जवाब पता था। उसका शरीर निश्चित रूप से एक साधारण वोइडर रियल्म राक्षस जानवर से कमजोर नहीं था, लेकिन 10,000 पैरों वाले सेंटीपीड जैसे विशेषज्ञ की तुलना में यह थोड़ा कमतर था। चूंकि वह जानता था कि उसकी ताकत कमजोर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कनखजूरे से सीधे टकराने जैसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। जैसे ही वह कनखजूरे के सामने पहुंचा, यांग ये की आकृति अचानक चमक उठी और कनखजूरे के पीछे दिखाई दी। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठी कनखजूरे की पीठ के बीचों बीच पटक दी। हालांकि कनखजूरे की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और उसने तुरंत पलटकर अपनी मुट्ठी यांग ये की मुट्ठी पर पटक दी। इस बीच यांग ये ने अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली और फिर उसने उसे एक बार फिर आगे पटक दिया। जैसे ही उसकी मुट्ठी आगे बढ़ी, उसमें से ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली। कगार कानून। कनखजूरे का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने महसूस किया कि यांग ये की मुट्ठी में अचानक ताकत बढ़ गई है, लेकिन अब वह अपना हमला वापस नहीं ले सकता था। अगर वह ऐसा करता, तो उसे यांग ये के मुक्के का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता। उसके पास उसके खिलाफ सीधे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टकराना। उनकी मुट्ठियों की टक्कर से एक धमाका हुआ और सेंटीपीड का पूरा हाथ हिंसक रूप से हिल गया जबकि उसका शरीर उड़ गया। उसका शरीर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उड़ता रहा, फिर आखिरकार उसने खुद को रोका। जैसे ही उसने ऐसा किया, यांग ये फिर से उसके सामने आ गया और यांग ये की मुट्ठी फिर से उस पर टूट पड़ी। कगार कानून। यह पंच पुनः ब्रिंक कानून का प्रयोग करके निष्पादित किया गया।
कनखजूरे की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह चकमा देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सका, क्योंकि यांग ये की मुट्ठी में मौजूद आभा ने उसे घेर लिया था और इस तथ्य के साथ कि उसने पहल करने की क्षमता खो दी थी, उसके पास यांग ये के हमले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कनखजूरे ने अपनी मुट्ठी आगे करके यांग ये की मुट्ठी पर जोरदार प्रहार किया। टकराना, दरार। कनखजूरे की पूरी भुजा वी आकार में मुड़ गई तथा उसकी आकृति लगभग 2 किलोमीटर दूर उड़ गई। इस बार यांग ये ने दूसरा हमला नहीं किया, क्योंकि वह भी अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल 2 बार लगातार करने में असमर्थ था। खास तौर पर उसका पूरा शरीर दर्द और सुन्न महसूस कर रहा था। कुछ बैंगनी क्रिस्टल निगलने के बाद यांग ये ने अपनी बैंगनी गहन ऊर्जा को अपने अंगों और हड्डियों में प्रसारित करना शुरू कर दिया और उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। इस बीच सेंटीपीड ने अपने हाथ पर नजर डाली जो लगभग टूट चुका था और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह किसी इंसान द्वारा घायल हो जाएगा। इसके अलावा वह इंसान सिर्फ एक अर्ध सम्राट था। उसके लिए सबसे अपमानजनक बात यह थी कि इंसान ने वास्तव में शारीरिक शक्ति के साथ ऐसा किया था। उनके जैसे एक शीर्ष शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में अर्ध सम्राट क्षेत्र में एक मानव की शारीरिक शक्ति से घायल हो गया था। कनखजूरे ने गहरी सांस ली और फिर अपना दाहिना हाथ मोड़ा। उसका पूरा हाथ तुरंत सामान्य हो गया। उसके बाद वह यांग ये की दिशा में धीरे धीरे चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, एक प्रभावशाली आभा लहरों के रूप में यांग ये की ओर बही। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से अपनी मुठियां भींच लीं। टकराना। कनखजूरा अचानक अपने असली रूप में वापस आ गया। यांग ये की पलकें फड़क उठीं, क्योंकि उसने देखा कि जो पैर उसने उस दिन काट दिए थे वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे। आत्म पुनर्स्थापन क्षमताएं। सेंटीपीड में स्वयं को ठीक करने की भी क्षमता थी। इस बीच कनखजूरे ने अचानक अपना शरीर घुमाया और उसके पैर परतों में मुड़ गए। अंत में केवल उसका सिर बाहर रह गया। वह अजगर जैसा लग रहा था। मानव, मरो। जैसे ही उसने कहा, उसकी विशाल पूंछ क्षैतिज रूप से यांग यी पर झपटी और यहां तक अंतरिक्ष भी उसके पीछे फट गया। यांग ये की पलकें फड़क उठीं। जब इन सभी पैरों ने एक साथ हमला किया तो ऐसा लगा जैसे 10,000 रस्सियां एक साथ बंधी हुई हों और उनकी ताकत यूं ही नहीं बढ़ गई। यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत फैंटम शील्ड को अपने सामने प्रकट कर दिया। टकराना। जब विशाल पूंछ ने फैंटम शील्ड पर प्रहार किया तो यांग ये की आकृति शील्ड के साथ उड़ गई और वह 3 किलोमीटर से अधिक दूर तक उड़ी, अंततः जमीन पर गिर गई। सकना। यांग ये अभी खड़ा ही हुआ था कि उसके होठों के बीच से खून की एक बूंद निकली। इस बीच एक बार फिर उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि दुम फिर से उसकी ओर बढ़ रही है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर बंद की और उसे आगे की ओर पटक दिया। कगार कानून। यांग यी की मुट्ठी, जिसमें शक्तिशाली ऊर्जा थी, पूंछ से टकरा गई। टकराना। सकना। सेंटीपीड की पूंछ उड़ गई, जबकि यांग यी भी उड़ गया और उसने हवा में ही कुछ घूंट खून थूक दिया। इस बीच सेंटीपीड ने अपना शरीर फिर से हिलाया और उसकी पूंछ यांग ये की ओर वापस आ गई। यांग यी की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता की झलक दिखाई दी जब उसने अपनी हथेली को पलटा और तलवार से भरा प्राचीन म्यान उसके हाथ में आ गया। एक पल बाद उसने उसे निकाल लिया। 300 ओवरलैप हेवन रेंज। जब उसने अर्ध सम्राट क्षेत्र और युग क्षेत्र प्राप्त कर लिया तो उसकी शक्ति में अत्यधिक सुधार हुआ, इसलिए वह आसानी से 300 ओवरलैप हेवन रेंज को निष्पादित कर सकता था। तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमक उठी। अनुभव करना। जो पूंछ यांग यी की ओर बढ़ रही थी वह तुरंत 2 टुकड़ों में कट गई। आह! कनखजूरे से एक तीखी चीख निकली और उसने यांग ये को डर से देखा। तुमने वास्तव में अपनी तलवार का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। यह जगह तलवार साधकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र था और यहाँ तलवार का इस्तेमाल करने वाले सभी तलवार साधक उस रहस्यमय विशेषज्ञ के हमलों का शिकार होंगे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में यहाँ अपनी तलवार का इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा। दूर से शून्य बादल शटल पर मौजूद काले बंदर और यून बांकिंग के चेहरे पर भी बेहद भद्दे भाव थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में तलवार का इस्तेमाल करेगा। खास तौर पर काले बंदर ने, क्योंकि वह अभी भी उस रहस्यमयी उंगली के बारे में सोचकर भयभीत महसूस करता था। अचानक आसमान जोर से हिला और ऐसा लगने में देर नहीं लगी कि जैसे किसी ने आसमान को चीर दिया हो। एक बहुत बड़ा स्थानिक दरार तुरंत फट गया, इससे पहले कि उसके भीतर से एक उंगली उभरी। जैसे ही उंगली उभरी, विनाश की एक भयावह आभा आसमान से बरसने लगी और यह काफी दमघोंटू था। यह देखकर कनखजूरे के हाव भाव एकदम बदल गए और वह बार बार पीछे की ओर खिसकने लगा। हालांकि उसने उस रहस्यमयी विशेषज्ञ से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन क्या यह जरूरी भी था? क्या वह ऐसे विशेषज्ञ को हरा सकता था जो तलवार के देवता के पूरे महल को नष्ट कर सकता था? जवाब निश्चित रूप से नहीं था। हालांकि वह आश्वस्त था, लेकिन वह अभिमानी नहीं था। वह निश्चित रूप से ऐसे विशेषज्ञ का विरोध करने में असमर्थ था। अतः वह निर्णायक रूप से पीछे हट गया। अचानक
यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो उसका पीछा करने लगा। यांग ये ने हमला नहीं किया और बस सेंटीपीड का पीछा किया। कनखजूरा भयभीत हो गया और क्रोध से दहाड़ने लगा, मानव, भाग जा। वह उस रहस्यमय विशेषज्ञ के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन यांग ये एक भूत की तरह था जो बस जाने से मना कर रहा था और कनखजूरे का पीछा कर रहा था, जिससे कनखजूरा भयभीत और क्रोधित हो गया। उसने लगातार अपने पैरों से यांग ये पर हमला किया, लेकिन यांग ये एक फिसलन भरी मछली की तरह था जो उसे चकमा दे रहा था, जिससे उसके हमले विफल हो रहे थे। काले बंदर के मुंह के कोने फड़कने लगे। जाहिर है, यांग ये भी वही चाल चल रहा था। यांग ये ने उस दिन उसके साथ भी यही किया था और इससे उसकी लगभग मौत हो गई थी। लेकिन इस समय आकाश में उठी उंगली अचानक गायब हो गई, मानो वह हवा में गायब हो गई हो। यहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। यांग ये भी स्तब्ध रह गया। इस बीच उसके सामने खड़ा सेंटीपीड कांपने लगा और सेंटीपीड की आंखों में खौफ था। यांग ये ने काले बंदर और यून बांकिंग को देखा। इस समय उनकी आंखें भी भय से भरी हुई थीं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। इस बीच यून बांकिंग ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसके पीछे इशारा किया। उसका हाथ कांप रहा था। यांग ये हैरान था। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अध्याय 1264 एक हॉल मास्टर। यह एक नाजुक हाथ था और यह जेड की तरह शुद्ध सफेद था। इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं थी, लेकिन यह वास्तव में ऐसा ही हाथ था जिसने यांग यी के पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उसका चेहरा भी अत्यधिक दर्द से तुरंत विकृत हो गया। टकराना। पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा अचानक उससे भड़क उठी, लेकिन रहस्यमयी शक्ति की एक किरण द्वारा तलवार की मंशा को दबाने में केवल एक क्षण लगा। यांग ये चकित थी। इस बीच यून बांकिंग ने अचानक यांग ये पर हमला किया, लेकिन उसे तुरंत शून्य बादल शटल में वापस लौटने में बस एक पल लगा। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे उसके दबाव बिंदुओं पर चोट लगी हो और वह हिल नहीं सकती थी। वह डर के मारे दूर की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में डर के अलावा निराशा का एक निशान था। टकराना। खून का एक खंभा हवा में उछला और उसके साथ ही रीबर्थ रैंक तलवार की मंशा भी उभरी। इस बीच रहस्यमयी शक्ति अचानक एक बार फिर प्रकट हुई। ठीक इसी क्षण यांग यी की आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति चमक उठी, क्योंकि उसके शून्य रैंक वध इरादे और पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादे तेजी से सामने आए। टकराना। जब दोनों इरादे एक ही समय में कगार पर पहुंच गए, तो उसके भीतर से तुरंत ही शक्ति की एक भयानक लहर फूट पड़ी। इस बीच उसके कंधे पर हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उसके हल्के से हिलने से यांग ये के कगार के नियमों के निष्पादन से उत्पन्न ऊर्जा गायब हो गई। हालांकि यांग ये ने 1 किलोमीटर से अधिक दूर जाने के लिए इस पल का फायदा उठाया था। वह पलटा और आगे देखा। यह एक महिला थी जो अभी अभी उसे पकड़े हुए थी और वह उससे पहले भी मिल चुका था। यह वही महिला थी, अंधी युवती। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन यांग ये को लगा कि वह उसे देख रही है। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यांग ये के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने जल्दी से कहा, मुझे कुछ कहना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका हाथ उसके कंधे पर आ गया। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर और आत्मा फटने वाले हैं। यांग ये चौंक गया और जल्दी से बोला, नीदरलैंड मंडप। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके कंधे पर रखा हाथ हल्का सा कांप उठा और फिर गायब हो गया। यांग ये ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि उसने सही दांव लगाया था। बहुत संभावना थी कि वह नेदर पवेलियन की हॉल मास्टर थी। वास्तव में यह सिर्फ संभावना ही नहीं थी बल्कि पूरी तरह से निश्चित थी। यह दृश्य देखकर काले बंदर और यून बांकिंग ने तुरंत राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्थिति में बदलाव हो सकता है। तुम कौन हो? अंधी युवती अचानक बोली, तुम्हें निचले मंडप के बारे में क्यों पता है? यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, मैं दीप्तिमान आयाम से हूं। दीप्तिमान आयाम। उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा, फिर उसने कहा, आप नेदर पवेलियन के सदस्य नहीं हैं। बोलते हुए उसने धीरे से अपना हाथ फिर से ऊपर उठाया। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से कहा, नीदर मैडन, ओब्लिवियन मैडन, बाउंड्री मैडन, वह आदमी जो सुअर पर सवार है। अंधी युवती यह सुनकर फिर रुकी, तुम कौन हो? यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली, मैं उनके साथ दोस्त हूं। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी, उसके पास उन पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि हालांकि वह ओब्लिवियन मैडन, बाउंड्री मैडन और उस महिला के बहुत करीब नहीं था जो सुअर की सवारी करती थी, वह वास्तव में नेदर मैडन का दोस्त था। मित्रों। अंधी युवती बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, इसका मुझसे क्या संबंध है? यांग ये की पलकें झपक गईं, बेशक यह तुमसे संबंधित है। तुम उनकी बड़ी बहन हो और मैं उनसे अच्छी दोस्त हूं। तो हम एक ही पक्ष में हैं, है न? मैं उनकी तीसरी बहन हूं। ब्लाइंड मैडन अचानक यांग ये की दिशा में धीरे धीरे चलने लगी। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन वह भागा नहीं। ब्लाइंड मैडन की ताकत ऐसी थी जिसका शायद केवल लेडी ही अपनी चोटों से उबरने के बाद विरोध कर सकती थी।
भागना या जवाबी हमला करना व्यर्थ था। ब्लाइंड मैडन को यांग ये के पास आने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये की छाती पर थपथपाया। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अचानक ब्लाइंड मैडन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा, ऊर्जा जो yin और यांग को उलट देती है। आपके अंदर लिटिल नेदर की ऊर्जा है। यह आक्रामक नहीं है और यह आपको किसी तरह की ऊर्जा को उलटने में मदद कर रही है। आप झूठ नहीं बोल रही थीं। आप वास्तव में लिटिल नेदर की दोस्त हैं। यांग ये ने अपनी मुट्ठियां ढीली की और कहा, वह वास्तव में मेरी दोस्त है जो मेरे साथ जीवन और मृत्यु से गुजरी है। अंधी युवती ने अचानक पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैं रेडियंट आयाम में अभिभावकों के गठबंधन के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ भेजा। संरक्षकों का गठबंधन। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, दूरस्थ स्थान से चींटियां। अगर इतने सालों पहले समय नहीं होता तो यह दुनिया से बहुत पहले ही गायब हो गई होती। यांग यी की पलकें झपकने लगीं। उसे नहीं लगा कि वह अतिशयोक्ति कर रही है, क्योंकि शायद सिर्फ उसके पास ही इतनी ताकत थी कि वह एलायंस ऑफ गार्डियंस को बहुत बड़ा सिरदर्द दे सके। इसी बीच अचानक उसने कहा, तुम जा सकते हो। यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, तारकीय तलवार आरेख आपके पास है ना? उसने जवाब दिया, यह तुम्हारा नहीं है। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या तुम ही थे जिसने तलवार भगवान के महल को नष्ट किया था? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, नहीं। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपना सिर हिलाया, फिर उसने उसे यह प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वह उसी समय गायब हो गई थी। यांग ये ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उस जगह को देखा जहां से वह गायब हो गई थी, और वह अपने दिल में बहुत हैरान था। उसने हमेशा सोचा था कि ब्लाइंड मैडन ने ही तलवार भगवान के महल को नष्ट किया था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं सोचेगा कि वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि यह पूरी तरह से अनावश्यक था। चूंकि वह नहीं थी, तो फिर कौन था? वह कौन था? यांग ये ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बहुत देर तक होश में नहीं आ सका। तुम उसे जानते हो? अचानक सेंटीपीड बोला। वह भागना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भले ही अंधी युवती ने उसे निशाना नहीं बनाया था, लेकिन क्या होगा अगर वह उसका ध्यान आकर्षित करता या भागने से नाराज हो जाता? वह खत्म हो जाएगा। यांग ये ने जब कनखजूरे की आवाज सुनी तो उसने अपने विचारों पर काबू पाया, और फिर वह उस आदमी की ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम क्या सोचते हो? कनखजूरे की पलकें फड़कने लगीं। उसने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, मानव। मैं उसे अपना चेहरा दे दूंगा और हमारे बीच की दुश्मनी को भूल जाऊंगा। मुझे फिर कभी तुम्हें देखने मत देना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार दूर की ओर चला गया। यांग ये ठंडी हंसी हंसा, क्योंकि कनखजूरा ब्लाइंड मैडन को मुंह नहीं दिखा रहा था। कनखजूरे ने उससे लड़ने की हिम्मत ही नहीं की। आखिरकार वह ब्लाइंड मैडन को जानता था। दूसरे शब्दों में, वह यहां तलवार का इस्तेमाल कर सकता था। अगर वह अपनी मौजूदा ताकत के साथ अपनी तलवार का इस्तेमाल करे और इस तथ्य के साथ कि ब्लैक एप और वॉर्ड क्लाउड शटल दोनों उसकी सहायता के लिए मौजूद थे, तो अगर लड़ाई जारी रही तो उसके पक्ष की ताकत कनखजूरे को मारने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त थी। हालांकि यांग ये लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि यह व्यर्थ था और लागत लाभ से अधिक थी। भले ही उनके पास सेंटीपीड को मारने की क्षमता थी, लेकिन सेंटीपीड की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। अगर सेंटीपीड ने वास्तव में अपनी जान की बाजी लगाकर उनसे बेतहाशा लड़ाई की, तो उन्हें निश्चित रूप से भारी चोटें लग सकती थीं। यांग ये युन बांकिंग के पास गया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? उसने अपना सिर हिलाया। वह बहुत मजबूत थी। यांग ये ने सिर हिलाया, वह मजबूत नहीं है, बल्कि हम ही काफी कमजोर हैं। वर्तमान में, जब तक उसका शरीर युग क्षेत्र में पहुंच चुका था, तब तक वह एक अर्ध सम्राट था। यह कहा जा सकता है कि अब उसके पास वोइडर्स से लड़ने की ताकत थी, और वोइडर्स को हराना भी मुश्किल नहीं होगा। काले बंदर की तरह, अगर उसे फिर से काले बंदर से लड़ना पड़ा, तो उसे काले बंदर को हराने और यहां तक उसे मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। हालांकि जब उसने पहले ब्लाइंड मैडन का सामना किया था, तो उसे पता था कि उसकी मौजूदा ताकत उसका विरोध करने के लिए पर्याप्त थी। जब तक कि वह स्वॉर्ड प्रीकर्सर का उपयोग न करे या क्यूओंग क्यूई उभर कर न आए, बेशक। अगर उसने अपनी मौजूदा ताकत के साथ हेवनरेंट के असली रूप को अंजाम दिया या क्यूओंग क्यूई के साथ सेना में शामिल हो गया, तो उसके पास ब्लाइंड मैडन से लड़ने का मौका था। हालांकि अंत में यह उनकी वास्तविक ताकत नहीं थी। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और फूट फूट कर हंसा। हालांकि अपनी वर्तमान उपलब्धियों से असंतुष्ट होना अच्छा था, लेकिन बहुत असंतुष्ट होना थोड़ा बहुत आगे पहुंचने के बराबर था। अब वह थोड़ा बहुत आगे पहुंच गया था। आखिरकार कुछ भी एक पल में पूरा नहीं किया जा सकता है। एक बार जब उसे यह बात समझ में आ गई, तो यांग ये का मूड खुशनुमा हो गया। इस बीच युन बांकिंग ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए?
यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और काले वानर को देखा। भाई काले, द्वीप पर कितने राक्षस जानवर हैं? काला बंदर कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मुझे सही संख्या नहीं पता, लेकिन बहुत सारे होंगे, कम से कम 10,000 से ज्यादा। 10,000 से ज्यादा, यांग ये ने कहा, क्या तुम उन्हें अपने नियंत्रण में ला सकते हो? अगर काला बंदर ऐसा कर सकता है तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी। काले बंदर ने जवाब दिया, आप उन्हें द्वीप से बाहर ले जाने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने सिर हिलाया। काला बंदर एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, क्या आप उन्हें प्राप्त करने का प्रयास छोड़ सकते हैं? यांग ये ने जवाब दिया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? काले बंदर ने जवाब दिया, भले ही वे द्वीप पर लड़ते हों, लेकिन वे तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक कि एक पक्ष पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। यह उनका घर है और यह उनका स्वर्ग भी है। यांग ये ने एक पल सोचा और फिर बोला, भाई ब्लैक, मैं उन्हें आने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। क्यों ना हम ऐसा करें? मैं उन सभी राक्षस जानवरों को मुआवजा दूंगा जो मेरे साथ जाने को तैयार हैं, और मैं उन्हें एडमेंटियम फलों जैसी चीजों से पुरस्कृत करूंगा। जब वह इतना बोला तो यांग ये ने तुरंत बोलना बंद कर दिया, जबकि उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई दी, क्योंकि वे एडेमेंटियम फल काले बंदर के थे। काले बंदर ने यांग ये की ओर देखा और कहा, बस इसे मेरी ओर से एक उपहार के रूप में समझो। वैसे भी वे मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं। यांग ये ने उत्तर दिया, इसे ऐसा समझो कि मैं तुम्हारा एहसान मान रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा। काला बंदर आगे बोला, भले ही आप एडमेंटियम फलों को चारा के रूप में इस्तेमाल करें, उनके आपके साथ आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हम राक्षस जानवर आप इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। इसके अलावा यह द्वीप उनका घर है, इसलिए उन्हें अपना घर छोड़कर आपके लिए काम पर लगाना वाकई मुश्किल है। भले ही आपके पास अब तलवार भगवान की मुहर हो, फिर भी यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के कुछ राक्षस जानवरों के अलावा जो अभी भी तलवार भगवान के महल से जुड़ाव महसूस करते हैं, अन्य युवा राक्षस जानवर शायद यह भी नहीं जानते कि संस्थापक पूर्वज गुजी कौन है। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि काला बंदर बिल्कुल सही था। वे यहाँ खुशी से रह रहे थे, इसलिए वे उसके लिए काम क्यों करेंगे? अगर उसने उन्हें मजबूर किया तो यह निश्चित रूप से काले बंदर को दुखी करेगा। कुछ सम्राटों और अर्ध सम्राटों की खातिर एक शून्यवादी को खोना। वह दिमागी रूप से मृत नहीं था। इसके अलावा वह उन राक्षस जानवरों को मजबूर नहीं करना चाहता था। अचानक युन बानकिंग बोली, मेरे पास इसे हल करने का एक तरीका है। यांग यी और काले बंदर ने तुरंत उसकी ओर देखा। अध्याय 1265 भर्ती सहयोग। युन बानकिंग ने आगे कहा, हम द्वीप पर राक्षस जानवरों के साथ सहयोग कर सकते हैं। यांग ये ने कहा, आगे बढ़ो। युन बानकिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, वास्तव में यह सहयोग एडमेंटियम फलों का उपयोग करने की विधि के समान है। हालांकि हम उनकी वफादारी हासिल करने के लिए एडमेंटियम फलों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम भुगतान के रूप में एडमेंटियम फलों का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक एडमेंटियम फल एक सम्राट या 30 अर्ध सम्राटों को एक बार लड़ने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा हम उन्हें अन्य खजानों से भुगतान कर सकते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। यांग ये ने एक पल के लिए सोचा। कहने की जरूरत नहीं है, यह काफी अच्छा तरीका था और यह काम करेगा, क्योंकि युन बानकिंग ने जो प्रस्ताव दिया था उसके आधार पर राक्षस जानवर अपने रिश्ते को कुछ ऐसा मानेंगे जो बराबर है। राक्षस जानवर उसके साथ मिलकर काम करेंगे और उसके अधीनस्थ नहीं होंगे। इसके अलावा उनके पास अपनी स्वतंत्रता थी। वे चाहें तो मदद कर सकते थे, और अगर वे मना करते तो कोई भी उन्हें मदद करने के लिए मजबूर नहीं करता। हालांकि यांग ये को बहुत अफसोस हुआ कि वह राक्षस जानवरों की अपनी सेना नहीं बना सका। यह काम करेगा। इस बीच काले बंदर ने यांग ये को देखा, अगर आपको लगता है कि यह ठीक है, तो मैं द्वीप पर राक्षस जानवरों से संपर्क करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। यांग ये ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया, ठीक है। काले बंदर ने सिर हिलाया और वहीं गायब हो गया। इस बीच युन बानकिंग यांग ये के पास गई और धीरे से बोली, क्या आपको अफसोस हो रहा है कि आप राक्षस जानवरों की सेना बनाने में असमर्थ हैं? यांग ये ने उत्तर दिया, थोड़ा सा। वह मुस्कुराई, तुम आमतौर पर बहुत होशियार होते हो, अब तुम इतने मूर्ख क्यों हो गए हो? यांग ये ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? युन बानकिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य और राक्षस जानवर हमेशा एक दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रहे हैं। उन्हें हमारे अधीन करना पूरी तरह से असंभव है, जब तक आप बल का प्रयोग न करें। हालांकि यदि आप बल का प्रयोग करते हैं तो परिणाम आपकी उम्मीद के विपरीत हो सकते हैं। उस समय यह केवल उन राक्षस जानवरों को ही नहीं होगा जिन्हें आप वश में करने में असमर्थ हैं, आप सीनियर हे युआन की दोस्ती भी खो सकते हैं। यांग ये ने कहा, आगे बढ़ो। उसने आगे कहा, अगर हम बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम केवल साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर हम अभी जिस तरीके के बारे में बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करें, तो मेरा मानना कि सीनियर हे युआन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसे स्वीकार कर सकता है, कई अन्य राक्षस जानवर भी शायद इसे स्वीकार करने में सक्षम होंगे। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए काम करना होगा।
मुझे यकीन है कि आप उस सिद्धांत को समझते हैं। जब तक वे हमारे साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे पास संसाधन हैं, तब तक क्या हमें उनके जाने की चिंता करने की जरूरत है? यांग ये ने एक पल सोचा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, मुझे पहले इसका एहसास नहीं हुआ। वह धीरे से बोली, इसके बाद तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी माँ और छोटे भाई को बचाने जा रहा हूँ। यून बानकिंग का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से बोली, धन्यवाद। यांग ये ने कहा, मिस यून, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रही हो। बेशक, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि तुम निश्चिंत रहो। चूंकि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और तुमसे वादा किया है, तो मैं उसे पूरा करूंगा। इसलिए, मेरे द्वारा तुम्हें छोड़ने या अपना मन बदलने के बारे में चिंता मत करो। वह गंभीरता से बोली, धन्यवाद। यांग ये ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो, तो जब मैं तुम्हारी माँ और छोटे भाई को बचा लूं, तो तलवार गठबंधन को अच्छी तरह से संभालने में मेरी मदद करो। मुझे हर दिन पूरे दिन आलसी रहने दो। यून बानकिंग ने हल्की मुस्कान बिखेरी, आप तलवार गठबंधन के स्वामी हैं। मुझे डर है कि आपके पास अपने पूरे जीवन काल में आलसी होने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। काम का जीवन। यांग ये ने ठहाका लगाया। वह बोलने ही वाला था कि अचानक उसने दूर की ओर देखा, और काला बंदर राक्षस जानवरों के एक समूह को अपनी दिशा में ले जा रहा था। यांग ये ने उन पर नजर डाली। काले बंदर के पीछे 300 से ज्यादा राक्षसी जानवर थे। काले बंदर के बाईं ओर एक सुनहरा तलवार दांतेदार बाघ था और यांग ये ने उसे पहचान लिया। यह वही तलवार दांतेदार बाघ था जिससे उसने द्वीप पर अपने पहले दिन लड़ाई की थी। जहां तक काले बंदर के दाईं ओर की बात है, वहां एक काले पंखों वाला भेड़िया था। काला बंदर उन्हें यांग ये के पास ले गया। उसने सुनहरे तलवार दांत वाले बाघ की ओर इशारा किया और कहा, तलवार दांत वाले बाघ कबीले के कुलपति, जिनली। उसने काले भेड़िए की ओर इशारा किया और कहा, नाइट डेमन वुल्फ कबीले के कुलपति, ये जियाओ। यांग ये ने उन्हें सिर हिलाकर जवाब दिया और कहा, मुझे लगता है कि सीनियर ही युआन ने आप दोनों को सब कुछ बता दिया है। जिनली ने पूछा, मानव, क्या आपके पास सचमुच एडेमेंटियम फल हैं? यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और वहां एक एडेमेंटियम फल प्रकट हुआ, अब मुझ पर विश्वास करो। जिन ली ने यांग ये की ओर देखा और सिर हिलाया, मेरे कबीले के 150 सदस्य आए हैं। अगर मुझे भी शामिल कर लिया जाए, तो हमारे पास 3 सम्राट हैं और बाकी अर्ध सम्राट हैं। यांग ये ने जिनली की तरफ 8 एडेमेंटियम फल फेंके। जिनली, ये शियाओ और बाकी लोग दंग रह गए। जाहिर है, उन सभी को उम्मीद नहीं थी कि यांग ये इतना सीधा होगा। यांग ये ने कहा, हर कोई, चूंकि हम एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। मुझे पता है कि आप सभी को यह पसंद नहीं है कि कैसे इंसान एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं, और मुझे भी यह पसंद नहीं है। इसे सरल शब्दों में कहें तो, मैं आपको वह दूंगा जिसकी आपको जरूरत है, और आप मेरी लड़ाई में मदद करें। यह इतना ही सरल है। जिन ली ने कहा, मानव, चूंकि वरिष्ठ हेई युआन ने तुम पर विश्वास किया है, इसलिए तुम हमारे भरोसे के लायक हो। मेरे कबीले के लोग और मैं अब से तुम्हारा अनुसरण करेंगे। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने ये जियाओ को देखा। ये जियाओ ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने कहा, मानव, हम आपको वोइडर से लड़ने में मदद नहीं कर सकते। यांग ये ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम सभी को ऐसे युद्ध विशेषज्ञ नहीं बनाऊंगा जिनका तुम विरोध नहीं कर सकते। ये शियाओ ने सिर हिलाया, मेरा नाइट डेमन वुल्फ कबीला भी 150 की सेना लेकर आया है, और अगर मुझे शामिल किया जाए तो हमारे पास 3 सम्राट हैं। यांग ये ने ये शियाओ की ओर 8 एडेमेंटियम फल फेंके और फिर उसने काले बंदर को देखा, वरिष्ठ हेई युआन, क्या वही एकमात्र ऐसे लोग थे जो तैयार थे? काले बंदर ने जवाब दिया, वे इसलिए आए क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं और वे मुझ पर भरोसा करते हैं। बाकी लोगों के लिए। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं। दानव जानवरों में मनुष्यों के प्रति सहज घृणा होती है, और वह स्वाभाविक रूप से यह जानता था। हालांकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे विश्वास था कि अधिक से अधिक दानव जानवर निश्चित रूप से उसके साथ मिलकर काम करना चुनेंगे। क्योंकि एक बार स्वोरटूथ टाइगर कबीला और नाइट डेमन वुल्फ कबीला मजबूत हो गया, तो अन्य कबीले निश्चित रूप से शांत नहीं बैठ पाएंगे। काले बंदर ने पूछा, क्या अब हम जा रहे हैं? यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने जिनली और अन्य लोगों को देखा, मानव रूप ले लो। जिनली और अन्य लोग थोड़े झिझक रहे थे। हर राक्षस जानवर को मानव रूप लेना पसंद नहीं होता। यह ऐसा था जैसे मनुष्य निश्चित रूप से राक्षस जानवरों में बदलना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि, उन्होंने मना नहीं किया और अपने मानव रूप में बदल गए। ठीक इसी तरह, यांग ये ने तलवार भगवान द्वीप से 300 से अधिक राक्षस जानवरों को बाहर निकाला। अध्याय 1266 पर्दे वाले क्षेत्र से एक प्रहार। स्वाभाविक रूप से उन्हें इंपीरियल ओशनिक शटल का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह शून्य बादल शटल के सामने बिल्कुल हीन प्रतीत होता था।
शून्य बादल शटल पर यांग ये ने चुपचाप तलवार भगवान द्वीप की दिशा को देखा। इस यात्रा के दौरान उसके लाभ बहुत बड़े थे। न केवल उसने तलवार भगवान की मुहर और तलवार भगवान के महल से कई खजाने प्राप्त किए थे, वह अर्ध सम्राट क्षेत्र में भी आगे बढ़ गया था, जबकि उसका शरीर युग क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। अपनी वर्तमान ताकत के आधार पर वह एक शून्य को मारने की अपनी क्षमता में आश्वस्त था, भले ही उसने अपनी तलवार की मंशा को अर्ध वापसी रैंक तक नहीं बढ़ाया हो। उसकी साधना का उल्लेख नहीं करना, बल्कि उसका शरीर ही एक शून्य क्षेत्र के दानव के बराबर था। उसके पास खजाने थे और उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। हालांकि उसने तारकीय तलवार आरेख का एक कोना भी नहीं देखा था। आखिरकार तारकीय तलवार आरेख में तलवार डोमेन का उपयोग करने की विधि हो सकती है। तलवार भगवान की मुहर की चेतना ने कहा था कि तलवार डोमेन सभी तलवार इरादे को दबा सकता है, यहां तक रिटर्नल रैंक तलवार इरादे को भी। जाहिर है तलवार डोमेन तलवार इरादे से अधिक मजबूत था। फिर भी अब वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसके पास एक कार्ड था जिसमें अरबों बैंगनी क्रिस्टल थे, फिर भी उसके पास इसका पासवर्ड नहीं था। यह काफी निराशाजनक और कष्टप्रद लगा। सौभाग्य से अंधी युवती को पता लग गया कि तारकीय तलवार आरेख कहाँ है। लगता है मुझे उसकी तलाश करनी होगी, यांग ये ने फैसला किया, क्योंकि वह स्टेलस वॉर डायग्राम प्राप्त करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इस बीच युन बानकिंग अचानक बोली, मुझे लगता है कि आपको हमें प्रलय शहर में ले जाने की जरूरत नहीं है। यांग ये हैरान था, क्यों? उसने जवाब दिया, फिलहाल कोई नहीं जानता कि आपके पास ऐसी कोई सेना है। अगर वील्ड रीजन वाकई डूम्सडे सिटी पर हमला करता है, तो इन सेनाओं का इस्तेमाल उन पर अचानक हमला करने के लिए किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? यांग ये मुस्कुराया, यह बिल्कुल सही है। उसने काले बंदर को देखा और कहा, हालांकि सीनियर हे युआन को प्रलय शहर में रहना है। बेशक उसे खुद को उजागर नहीं करना चाहिए। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, मिस युन, सीनियर हे युआन, आप दोनों प्रलय शहर की ओर चलें। जहां तक जिनली, ये शियाओ और अन्य लोगों की बात है, आप सभी को प्रलय शहर की ओर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को छिपाएं और मिस यून के आदेशों का इंतजार करें। काले बंदर ने अपनी सहमति जताने के लिए सिर हिलाया। इस बीच जिनली और ये शियाओ ने भी सिर हिलाया। यून बांकिंग ने पूछा, आपका क्या हाल है? यांग ये ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी माँ और छोटे भाई को बचाने जा रहा हूँ। मुझे बताओ कि घूंघट वाले क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहाँ है? यून बांकिंग आश्चर्यचकित थी, आप अकेले जा रहे हैं? यांग ये ने जवाब दिया, अकेले जाना ही सबसे अच्छा है। ठीक है, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मत कहो, मैं शायद तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा तलवार गठबंधन को अभी वाकई मदद की जरूरत है। यून बानकिंग ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, घुंघराले क्षेत्र का प्रवेश द्वार महाद्वीप के सबसे उत्तरी छोर पर है। पल नामक एक पर्वत श्रृंखला है और इसके आधार पर एक टेलीपोर्टेशन है। यह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है और इसका पता लगाने के लिए एक विशेष क्रिस्टल कार्ड की आवश्यकता होती है। उसने यांग यी की ओर क्रिस्टल का एक पतला टुकड़ा फेंका और कहा, तुम इसके साथ टेलीपोर्टेशन संरचना का पता लगा सकते हो। हालांकि घूंघट वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कोई तुम्हारी पहचान की पुष्टि करेगा। उस समय यांग ये ने जवाब दिया, यह ठीक है, मैं इससे निपट सकता हूँ। उसने उसकी ओर देखा और कहा, सावधान रहना। उसने एक जेड पेंडेंट उसे दिया और आगे कहा, यह मेरा जेड पेंडेंट है। जब तक मेरी माँ इसे देखती है, वह बिना किसी शर्त के तुम पर भरोसा करेगी। जब वह बोल रही थी, तो उसके घूंघट के नीचे उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। यांग ये ने इसे स्वीकार किया और सिर हिलाया, एक बार जब आप और सीनियर हे युआन डूम्सडे सिटी पहुंच जाएं, तो सीधे लियुन से मिलें। वह आप दोनों के लिए व्यवस्था करेगी। यून बानकिंग ने पूछा, वह मिस यून जो अभी डूम्सडे सिटी का प्रबंधन कर रही हैं? यांग ये ने सिर हिलाया। यून बानकिंग ने पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि अगर आप मुझे उसकी मदद करने के लिए कहेंगे तो उसे यह पसंद नहीं आएगा? यांग ये ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे और लियुन के बीच ऐसा झगड़ा नहीं होगा, है ना? चाहे ये लियुन हो या यून बानकिंग, वे बेहद बुद्धिमान महिलाएं थीं और वे अदूरदर्शी लोग नहीं थीं, इसलिए वे निश्चित रूप से अधिकार के लिए लड़ाई जैसा कुछ नहीं करेंगी। यून बानकिंग ने पलकें झपकाईं, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग यी के साथ नजरें मिलाईं और मुस्कुराए। इस बीच काले बंदर ने अचानक कहा, बच्चे, तुमने अभी जो कहा उससे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो? यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, वह मुसीबत आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि वह उतनी अच्छी न भी आए। हालांकि मुझे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरकार तलवार गठबंधन के उदय ने घूंघट क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है, इसलिए वे निश्चित रूप से तलवार गठबंधन के आगे बढ़ने पर चुपचाप खड़े होकर नहीं देखेंगे। इसके अलावा अगर वे हमला करते हैं, तो वे निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। काला बंदर धीमी आवाज में बोला, बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जाल में फंस गया हूं।
यांग ये मुस्कुराया, वरिष्ठ हेई युआन, मैं सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप सकारात्मक सोच सकते हैं। शायद कुछ नहीं होगा। तुम्हारे रहते हुए ऐसा करना असंभव है। काले बंदर ने अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में उसे यांग ये के चरित्र के बारे में जानकारी मिल गई थी और वह जानता था कि यांग ये निश्चित रूप से परेशानी पैदा करने में माहिर है। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। लगता है मेरे बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं है। वर्ल्ड क्लाउड शटल इंपीरियल ओशनिक शटल से अनगिनत गुना तेज था, इसलिए उन्हें ओशनव्यू सिटी के बाहर समुद्र तक पहुंचने में 6 घंटे से भी कम समय लगा। यांग ये ने कहा, चलो यहीं अलग हो जाएं। युन बानकिंग ने सिर हिलाया। उसने यांग यी की तरफ देखा, एक पल के लिए झिझकी, और फिर अचानक उसके पास चली गई और उसे हल्के से गले लगा लिया। सावधान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह शून्य बादल शटल के नियंत्रण कक्ष में प्रवेश कर गई और फिर काले वानर और अन्य लोगों के साथ दूर गायब हो गई। यांग ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसके बाद वह समुद्र के किनारे विशाल चट्टान को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। यांग ये ने अंधी युवती का इंतजार नहीं किया। उसका चेहरा चमक उठा और उत्तर दिशा की ओर गायब हो गया। वह ब्लाइंड मैडन से बात करना चाहता था, लेकिन उसे जल्दी नहीं थी और उसके पास भविष्य में ऐसा करने के लिए बहुत समय था। अब उसे सबसे पहले युन बानकिंग की मां और छोटे भाई को बचाना था। बेशक उसका एक और उद्देश्य था, और वह था घूंघट वाले क्षेत्र पर नजर डालना। उसे इस जगह के बारे में समझ हासिल करनी थी जो उसके लिए एक दुर्जय दुश्मन बन सकती थी। लगभग 4 घंटे के बाद यांग ये, जो अपनी तलवार पर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था, अचानक रुक गया। उसने आसपास की चीजों पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। यांग ये एक पल के लिए झिझका और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का इरादा किया। अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसके सामने का स्थान हिंसक रूप से हिल गया और फिर एक काला हथौड़ा तुरंत अंतरिक्ष को चीरता हुआ उसकी ओर चला। यह बहुत तेज था, इसलिए उसके पास बचने का बिल्कुल भी समय नहीं था, और उसके पास अपनी तलवार को पकड़ने और उसे तेजी से घुमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टकराना। तलवार और लोहे का हथौड़ा हिंसक रूप से हिल गया और फिर हथौड़ा उड़ गया। जहां तक यांग यी का सवाल है, टक्कर की ताकत ने उसे भी 10 मीटर पीछे धकेल दिया। ठीक उसी समय जब उसका शरीर हिलना बंद हो गया, अचानक जमीन के नीचे से एक भाला उछला। यह बहुत तेज था और तुरंत उसके पैरों के नीचे आ गिरा। 2-0। यांग ये का चेहरा बदसूरत हो गया। उसके पास ध्यान से सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और तेजी से अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाई। टकराना। तलवार और भाला हिंसक रूप से हिल गए। भाला उड़ गया जबकि यांग ये को फिर से 10 मीटर पीछे धकेल दिया गया। अचानक एक भाला और हथौड़ा अचानक हवा को चीरता हुआ उसके सामने आ गया। यांग यी की आंखों में ठंडी चमक चमक उठी जब उसके बाएं हाथ में प्राचीन म्यान दिखाई दिया। इस बीच उसके दाहिने हाथ में तलवार तुरंत स्वर्ग के कब्र के पत्थर में बदल गई। उसने इसे म्यान में डाला और तेजी से बाहर निकाला। ओह! यांग ये की तलवार ने तुरंत भाले और हथौड़े पर वार किया। तलवार और हथौड़े के फटने से पहले तीनों हथियार तुरंत हिंसक रूप से हिल गए। इस बीच यांग ये की बांह भी कांपने लगी और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। ठीक जब उसका शरीर उड़ा दिया गया था, उसके पीछे का स्थान थोड़ा सा कांप उठा और फिर एक पारदर्शी खंजर उसकी गर्दन की ओर घुस गया। उसी समय 3 भयानक आभाएं अचानक उस पर दबाव डालने लगी और उसकी तलवार की मंशा को तुरंत दबा दिया। यह 3-0 थे। अध्याय 1267 3 बनाम 1। महत्वपूर्ण क्षण पर यांग ये की गर्दन पर प्रेत ढाल प्रकट हुई और खंजर को रोक दिया। झंकार। प्रेत ढाल हिंसक रूप से हिल गया। भले ही फैंटम शील्ड ने खंजर के भीतर की ज्यादातर ताकत को रोक दिया था, फिर भी इसने यांग ये को थोड़ा चकित कर दिया था। इस बीच एक भाला अंतरिक्ष में फटा और तुरंत यांग ये की छाती पर जा लगा। यांग ये ने भाले को रोकने के लिए फैंटम शील्ड का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके पीछे एक और वॉइडर था। टकराना। यांग ये का शरीर झटके से हिल गया और बार बार पीछे की ओर धकेला गया। हालांकि भाला उसकी त्वचा में घुसने में सफल नहीं हुआ था और यह केवल उस क्षेत्र में त्वचा को चीरने में कामयाब रहा। इस बीच एक काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अचानक भाले के पीछे दिखाई दिया और उसने अपनी हथेली भाले पर पटक दी। सकना। भाले ने तुरंत यांग ये की छाती को छेद दिया और यांग ये को अपने साथ उड़ा ले गया। इस बीच जिस क्षण उसका शरीर पीछे की ओर उड़ने लगा, अचानक उसकी गर्दन पर एक खंजर दिखाई दिया। इस बार यह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि व्यवहारिक रूप से पारदर्शी खंजर ने अपने रास्ते में आने वाली जगह को चीर दिया। यांग ये ने अपनी जीभ की नोक को तेजी से काटा और तीव्र दर्द ने उसके दिमाग को बहुत हद तक साफ कर दिया। जैसे ही उसने अपने पीछे खंजर को देखा, यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और प्रेत ढाल खंजर को रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय उसने अपनी तलवार को एक बार फिर से खींचने से पहले तेजी से म्यान में रख लिया, क्योंकि एक हथौड़ा जो चमकदार रोशनी ले जा रहा था, उसके सामने आ गया था।
तलवार और हथौड़ा टकराए। टकराना। खून से लाल तलवार और लोहे का हथौड़ा हिंसक रूप से हिल गया, इससे पहले कि हथौड़ा उड़ गया। जैसे ही हथौड़ा उड़ गया, एक काले रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी अचानक यांग ये के सामने आ गया और उसने यांग ये की छाती में भाला पकड़ लिया। इस बीच यांग ये ने अचानक अपनी छाती में भाला भी पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर यांग ये ने अचानक भाले को अपने शरीर में घुसा दिया। उसी समय काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भी भाले को यांग ये के शरीर में घुसा दिया। हालांकि बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उसने देखा कि यांग ये वास्तव में भाले को अपने शरीर में घुसने से नहीं रोक रहा था और इसके बजाय उसे अपने शरीर में घुसा रहा था। जिस क्षण तलवार यांग ये के शरीर में घुसी, यांग ये ने बल का उपयोग करते हुए बूढ़े व्यक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए रक्त की लाल किरण उत्सर्जित की। यह देखकर बूढ़े व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। इस समय वह बिल्कुल भी नहीं बच सकता था, न ही उसके पास बचने का समय था, इसलिए वह केवल देख सकता था कि तलवार उस पर कैसे वार कर रही है। महत्वपूर्ण क्षण में एक पारदर्शी खंजर ने अचानक यांग यी की तलवार के दाहिने हिस्से पर वार किया, जिससे तलवार तुरंत भटक गई और बूढ़े व्यक्ति के सिर के बजाय उसके कंधे पर जा लगी। अनुभव करना। बूढ़े आदमी का दाहिना हाथ हवा में उड़ गया। उसी समय उसकी बाईं हथेली आगे की ओर उछली और यांग यी की छाती से टकरा गई। प्रेत ढाल ने इस हथेली के प्रहार को बाधित नहीं किया क्योंकि वह खंजर जो कहीं से भी प्रकट हो रहा था, यांग यी के गले के सामने आ गया था। झंकार। टकराना। फैंटम शील्ड ने खंजर को रोक दिया था, लेकिन बूढ़े आदमी की हथेली के वार से यांग ये उड़ गया। ठीक उसी समय जब उसका शरीर पीछे की ओर उड़ने लगा, एक भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अपनी मुट्ठी में हथौड़ा लिए यांग ये के ऊपर दिखाई दिया और फिर हथौड़े ने शक्तिशाली ताकत के साथ यांग ये की ओर प्रहार किया। इस बीच वर्तमान में एक हाथ वाले बूढ़े आदमी के हाथ में अब एक और भाला था और वह प्रकाश की किरण में बदल गया जिसने यांग ये की छाती पर वार किया। यह बहुत तेज था और यांग ये के प्रतिक्रिया करने से पहले ही यह उसके सामने आ गया। यांग ये की आंखों में एक भयंकर चमक उभरी जब पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा उसके भीतर से विस्फोटक रूप से बाहर निकली। हालांकि यह अभी उभरी ही थी कि इसे 3 शून्यों की भव्य आभा ने दबा दिया। चूंकि वह बूढ़े आदमी को दबाने के लिए अपनी तलवार की मंशा का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए यांग ये के पास अपनी तलवार को तलवार की मंशा के साथ बढ़ाने और उसे आगे की ओर छुरा घोंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झंकार। टक्कर से खून से लाल तलवार जोर से हिली जबकि हथौड़ा फट गया और हथौड़ा पकड़े हुए बूढ़ा आदमी 300 मीटर दूर जा गिरा। इस बीच काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का भाला यांग ये के सामने आ गया था। यांग ये के पास अपनी तलवार वापस खींचने का समय नहीं था, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी। इसलिए उसने उसी समय अपनी तलवार को आगे की ओर धकेलते हुए प्राचीन म्यान को हटा दिया और भाले पर वार करने से पहले उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली। कगार कानून। ताकत कगार पर। उसका शरीर इस समय युग क्षेत्र में था, इसलिए जब वह अपनी शक्ति को चरम सीमा पर ले जाएगा तो उसका आक्रमण कितना शक्तिशाली होगा। उसकी मुट्ठी अभी भाले की नोक पर लगी ही थी कि भाला तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गया और उसकी मुट्ठी में मौजूद शक्तिशाली बल बूढ़े आदमी की ओर गिर पड़ा। जब भाला टूटा तो बूढ़े की पुतलियां सिकुड़कर सुइयों के आकार की हो गई थीं। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और जैसे ही उसने यांग यी की मुट्ठी पर थपकी दी, उसकी बाईं हथेली पर एक चमकदार रोशनी की किरण तुरंत दिखाई दी। टकराना। बंदूक। बंदूक। एक धमाका हुआ। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने 2 मुंह खून थूका, जबकि टक्कर के जोर से उसका शरीर उड़ गया। जिस क्षण बूढ़े आदमी की आकृति पीछे की ओर उड़ी, या इसे उस क्षण के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए जब यांग ये ने अपनी मुट्ठी आगे की ओर घुमाई, एक खंजर यांग ये की आंखों की ओर बढ़ गया था। यांग ये इसके लिए तैयार था और प्रेत ढाल ने खंजर को रोक दिया। हालांकि जब खंजर ने प्रेत ढाल पर वार किया तो यांग ये के रोंगटे खड़े हो गए और खतरे की भावना ने उसे सहज रूप से अपनी ठुड्डी को तेजी से नीचे दबाने पर मजबूर कर दिया। उसकी ठोड़ी अभी छाती की ओर दबी ही थी कि उसके गले से खून की धार बह निकली, क्योंकि अचानक वहां एक खंजर आ गया था और उसने उसके गले की त्वचा को चीर दिया था। 2 खंजर। यदि उसने अपनी ठोड़ी को नीचे दबाकर खंजर को नहीं दबाया होता तो खंजर न केवल उसकी त्वचा में घुसता बल्कि उसका सिर भी काट देता, क्योंकि यह वार्ड उसकी शारीरिक सुरक्षा को भेद सकता था। यहाँ सभी 3 शून्यक उसकी सुरक्षा को भेद देंगे और खंजरों का मालिक सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि यांग यी ने अब तक उस विशेषज्ञ की आकृति नहीं देखी थी। यांग ये ने आगे कुछ नहीं सोचा। जब उसने खंजर को अपने खंजर से दबाया तो उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और हवा में उछल पड़ा। वह भी ऊपर की ओर उड़ा ही था कि ऊपर से एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ नीचे गिरा। लेकिन यांग ये नहीं रुका और उसके हाथ में तलवार से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी, क्योंकि वह ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अनुभव करना। यांग ये अपनी तलवार लेकर उछला और उसने विशाल हथेली पर वार किया। उसकी तलवार बस एक पल के लिए रुकी, फिर उसका आकार विशाल हथेली में घुस गया। यांग ये को प्रकाश की किरण में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो उसके सामने अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई और वहीं गायब हो गई।
काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने उसका पीछा नहीं किया और उनके चेहरों पर अभूतपूर्व गंभीर भाव थे। काफी समय बीतने के बाद काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, हमें जो जानकारी मिली थी वह बहुत गलत थी। वह कोई संत नहीं बल्कि एक अर्ध सम्राट है और उसका शरीर दैवीय परिवर्तन क्षेत्र में नहीं बल्कि युग क्षेत्र में है। शायद उसे तलवार भगवान के महल में सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें प्राप्त हुई हों। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, तलवार साधक के रूप में उसने वास्तव में तलवार भगवान के महल में जाने की हिम्मत की और जीवित वापस लौटने में सक्षम था। रुको, उसकी शारीरिक शक्ति इतनी भयानक है, इसलिए उसने शायद वहां तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। न केवल तलवार दाव में उसकी उपलब्धियां इतनी भयानक हैं, बल्कि उसका शरीर भी उतना ही शक्तिशाली है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, मैंने सोचा था कि हम तीनों के उसके खिलाफ सेना में शामिल होने से यह बिल्कुल आसान होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हम एक साथ आए। अन्यथा, जिन परिस्थितियों में हमने उसकी ताकत को बहुत कम आंका था, हम उसके द्वारा मारे जा सकते थे। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, भले ही मैं यह सुनिश्चित करने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वह वही था जिसने मेरे युवान कबीले के युवा गुरु और एक वोइडर को मारा था, फिर भी हम लापरवाही कैसे कर सकते थे। आखिरकार विश्व विध्वंसक पंथ का वह बूढ़ा व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। मैंने सोचा था कि उसकी सहायता करने वाला कोई था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरे युवान कबीले का वोइडर उसके हाथों मारा गया होगा। उसके पास वोइडर्स को मारने की ताकत है। दोनों के चेहरे उतर गए। आखिरकार यह सुनना बिल्कुल अकल्पनीय था कि एक अर्ध सम्राट के पास वोइडर्स को मारने की ताकत थी। अगर उन्होंने खुद यांगी की ताकत नहीं देखी होती, तो वे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने कहा, अब वह सतर्क हो जाएगा, इसलिए अब हमारे लिए उसे मारना शायद मुश्किल होगा। क्यों न हम सीधे प्रलय शहर की ओर चलें। भूरे रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, वह कारण है कि तलवार गठबंधन मजबूत है। यदि वह मर गया, तो हम तलवार गठबंधन को एक पल में नष्ट कर सकते हैं। यदि वह अभी भी जीवित है, तो हम तलवार गठबंधन को नष्ट कर देते हैं। फिर वह जिसे अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे घूंघट वाले क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या होगी। मुझे लगता है कि आपका ये कबीला निश्चित रूप से नहीं चाहेगा कि ऐसा राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति छाया से आपके कबीले को निशाना बनाए, है ना? इसके अलावा, हम तलवार गठबंधन को आपस में साझा करना चाहते हैं और इसे नष्ट नहीं करना चाहते हैं। हम तीनों ही शायद उसे मार नहीं पाएंगे। काले लबादे वाले बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, उसकी तलवार 0 रैंक पर है, उसका वह रक्षात्मक खजाना भी 0 रैंक पर है। खासतौर पर वह रक्षात्मक खजाना। उसने अचानक बोलना बंद कर दिया, क्योंकि वह रक्षात्मक खजाना युवान कबीले के अनमोल खजानों में से एक था। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का चेहरा उदास था, चिंता मत करो, मैं इसे खुद वापस ले लूंगा। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने पूछा, वह कहाँ है? भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और कहा, वह शायद यांगे का पीछा करने गई है। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह बहुत अधीर हो रही है। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह अपने लक्ष्यों की हत्या करने में कभी विफल नहीं हुई है, इसलिए इस बार विफल होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से चिंतित है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, उसकी ताकत असाधारण है और हम तीनों शायद उसे मारने में असमर्थ हैं। हाय इबिस संप्रदाय और लिन कबीले को अपनी सेना भेजने के लिए संदेश भेजें। अगर 5 वोइडर भी उसे नहीं मार सकते, तो हम अपनी जान ले सकते हैं। चलो उसकी सहायता करते हैं। हम यांगे को सांस लेने का समय भी नहीं दे सकते। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे वहीं गायब हो गए। कुछ हजार किलोमीटर दूर, यांगी अपनी तलवार लेकर एक विशाल जंगल में चला गया, और जब उसने अपनी छाती पर लगे भाले को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। 3-0 करता। उसे यह समझने के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि वे निश्चित रूप से पर्दा क्षेत्र से थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वील्ड रीजन इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, वह उनका लक्ष्य था। 3-0। उन्होंने स्पष्ट रूप से उसे बचने का कोई मौका देने की योजना नहीं बनाई थी। वे वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। यांगे ने गहरी सांस ली। उसने इस संभावना पर विचार किया था कि वेल्ड रीजन उसकी हत्या करने के लिए किसी को भेजेगा। आखिरकार, वह तलवार गठबंधन का स्वामी था और उसके मर जाने के बाद तलवार गठबंधन रह जाएगा। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे एक साथ 3 वोइडर्स भेज देंगे। उन्होंने एक अर्ध सम्राट को मारने के लिए 3 शून्यक भेजे थे। अचानक, यांगे की आंखें सिकुड़ गईं, और फिर वह घूमा और अपनी मुट्ठी आगे पटक दी। टकराना। एक विस्फोट की आवाज गूंजी और उसके सामने का स्थान जोर से हिलने लगा। यांगी को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि 30 मीटर आगे का स्थान थोड़ा हिल रहा है।
यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, और जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसके मुंह के कोनों पर तुरंत एक क्रूर अभिव्यक्ति उभर आई, तुमने यहाँ अकेले आने की हिम्मत की। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये रक्त की लाल किरण में परिवर्तित हो गया और वहीं गायब हो गया। अध्याय 1268। क्या यह सिर्फ 3 शून्य करता नहीं है? वह स्वाभाविक रूप से अकेले 3 शून्यकों से लड़ने में असमर्थ था, लेकिन यदि वह केवल एक ही होता, तो क्या उसे उस शून्यक से डरने की आवश्यकता होती? यांग ये स्वाभाविक रूप से एक शून्यक के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा। इसलिए उसने हमला करते ही डेथ बाय अ थॉट के अंतिम संस्करण का उपयोग किया। वह अब एक अर्ध सम्राट था जबकि उसका शरीर युग क्षेत्र में पहुंच गया था, इसलिए डेथ बाय अ थॉट का अंतिम संस्करण पहले की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। क्योंकि यह बहुत तेज था, उसका आकार आगे बढ़ते ही एक रक्त लाल धागे में बदल गया। जहां जहां से यह धागा गुजरा, अंतरिक्ष फट गया। लेकिन चून की धागा बहुत बारीक था, इसलिए अंतरिक्ष में यह दरार लगभग अदृश्य थी। एक क्षण बाद यांग यी और उसकी तलवार उस स्थान पर पहुंचे जहां अंतरिक्ष में हल्की लहरें उठी थीं, और उसकी तलवार ने उस स्थान पर वार किया। झंकार। यांग ये ने महसूस किया कि उसकी तलवार उसकी मुट्ठी में हिंसक रूप से कांप रही थी, जबकि अंतरिक्ष का विस्तार भी तेजी से लहरा रहा था। अचानक एक ब्लेड जो सिकाडा के पंखों की तरह पतला था, अचानक यांग ये के सिर के पास अंतरिक्ष से उभरा। यह बहुत तेज था और तुरंत उसके दाहिने मंदिर पर आ गया। यांग यी के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने फैंटम शील्ड को हमले को रोकने का आदेश दिया और अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर आगे की ओर घुमाया। झंकार। अनुभव करना। फैंटम शील्ड ने ब्लेड को रोक दिया जबकि यांग ये के सामने की जगह को काट दिया गया था। यांग ये की आकृति को लगभग 30 मीटर दूर दिखाई देने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वोइडा हवा में गायब हो गया था। उसने जो हमला किया वह गहन ऊर्जा की पूरी बर्बादी थी। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, लेकिन यहाँ जगह पूरी तरह से शांत थी। उसे अपने आसपास किसी तरह की आभा का एहसास नहीं हुआ, न ही उसे कुछ और महसूस हुआ। लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि शून्य अभी भी यहाँ था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद यांग ये अपनी पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा को छोड़ने वाला था। हालांकि उसने अचानक आसमान की ओर देखा, और फिर वह तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया जो उसके सामने अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। वह बहुत दूर था जब उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दी। 2 सांस भी नहीं बीते थे कि काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी और भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हो गए जहां यांग ये कुछ ही क्षण पहले थे। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, न केवल उस बच्चे की तलवार में उपलब्धियां असाधारण हैं, उसका शरीर युग के दायरे में है। इसके अलावा उसके पास वध की 0 श्रेणी की तलवार और 0 श्रेणी का रक्षात्मक खजाना है। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो उसे मारने के लिए आपकी ताकत शायद अपर्याप्त है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कृपया हमारे साथ मिलकर काम करें और अपने दम पर काम न करें। इस समय भूरे वस्त्र पहने आदमी ने अचानक बोलना बंद कर दिया, और उसके चेहरे पर एक भद्दा भाव आ गया, क्योंकि महिला जा चुकी थी। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया, गुस्सा मत हो। क्या स्लेयर पवेलियन के सभी सदस्य ऐसे ही नहीं हैं? भूरे रंग की पोशाक पहने आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, वे लोग अहंकारी लोगों का झुंड हैं। भले ही वह आदमी यांग ये सिर्फ एक अर्ध सम्राट है, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो यांग ये की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। अगर वह अपनी मर्जी से काम करती है तो थोड़ी सी भी गलती उसकी मौत का कारण बन सकती है। इसके अलावा वह आदमी कठपुतलियों को परिष्कृत करना जानता है। अगर उसे एक वोइडे को कठपुतली में परिष्कृत करने की अनुमति दी गई तो हमें उसे मारने के लिए और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, उस आदमी की खुद को छिपाने की क्षमता बहुत ही भयानक है, इसलिए हमें उसकी मदद की जरूरत है, अन्यथा हम उसकी परछाई भी नहीं पकड़ पाएंगे। चलो उसके पीछे चलते हैं। उसे अकेले उसका सामना न करने दें, नहीं तो वह सचमुच मर सकती है। हमें हाय एबिस संप्रदाय और लिन कबीले के सदस्यों के आने तक समय खरीदने की पूरी कोशिश करनी होगी। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर वे वहीं गायब हो गए। लगभग 100,000 किलोमीटर दूर यांग ये अभी अंतरिक्ष से बाहर निकला ही था कि वह तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया जो उसके सामने अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। उसके गायब होते ही जिस क्षेत्र में वह खड़ा था वहां की जगह में लहरें उठने लगी, लेकिन लहरों को गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, क्योंकि उसने देखा कि चाहे वह कैसे भी भागे, दुश्मन उसका पीछा कर सकता है। भले ही वह खुद को छिपाने के लिए स्वॉर्ड डोमेन का इस्तेमाल करे, लेकिन वोइडर अभी भी उसका पीछा कर सकता है। वह जानता था कि वोइडर निश्चित रूप से उसे फंसाने के लिए किसी विशेष विधि का उपयोग कर रहा था। अब उसे या तो उस वोइडर को मारना था या फिर उस वोइडर को दूर भगाना था। अन्यथा अगर यह जारी रहा तो उसकी स्थिति उत्तरोत्तर बदतर होती जाएगी।
क्योंकि उसने पहले भी लड़ाई लड़ी थी और लगातार वॉइड फ्लैश तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसके पास ज्यादा गहन ऊर्जा नहीं बची थी। लेकिन उसके दुश्मन वॉइडर थे, इसलिए उनके पास मौजूद गहन ऊर्जा की मात्रा निश्चित रूप से उसके भंडार से कहीं ज्यादा थी। इसलिए उसे या तो उस व्यक्ति को मारना था या उससे छुटकारा पाना था। अगर वह उस वॉइडर को मारना चाहता था तो उसे तलवार भगवान की मुहर की मदद से अपनी तलवार की मंशा को अर्धवापसी रैंक तक सुधारना था। अन्यथा उसके लिए एक ही हमले में उस वॉइडर को मारना पूरी तरह से असंभव होगा। अगर वह उस वॉइडर को तुरंत मारने में विफल रहा तो अन्य दो बूढ़े निश्चित रूप से तुरंत पकड़ लेंगे। उस समय मारना तो दूर, भागना भी उसके लिए एक समस्या होगी। लेकिन अगर वह तलवार भगवान की मुहर का उपयोग करता है तो इसका मतलब है कि उसे एक साथ 3 शून्यवादियों को मारना होगा। क्योंकि अगर वह उन सभी को नष्ट करने में विफल रहा तो वह केवल मौत का इंतजार कर सकता था जब उस पर पलटवार होने के बाद वह आ जाए। भले ही उसने तलवार भगवान की मुहर का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसे एक पल में 3 शून्यवादियों को मारने में सक्षम होने का भरोसा नहीं था। आखिरकार वे शून्यवादी थे, सम्राट नहीं। यांग ये का चेहरा उदास था। वह अब शून्य फ्लैश तकनीक का उपयोग नहीं कर रहा था और वह बस अपनी तलवार पर भाग रहा था। यह मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि शून्य फ्लैश तकनीक ने बहुत अधिक गहन ऊर्जा का उपभोग किया था। अगर वह इसका उपयोग करना जारी रखता तो उसकी गहन ऊर्जा सूख जाती। भले ही उसने कुछ बैंगनी क्रिस्टल निगल लिए थे, लेकिन जिस गति से उसकी गहन ऊर्जा पुनः प्राप्त हुई वह उस गति से नहीं चल पाई जिस गति से वह समाप्त हो गई थी। इसलिए उसने अब शून्य फ्लैश तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार फैंटम शील्ड और तलवार के इरादे का उपयोग करने के लिए गहन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर वह अपनी गहन ऊर्जा को समाप्त कर देता है तो वह अभी भी एक वॉइडर का सामना करने में सक्षम होगा, लेकिन अगर उसे 3 वॉइडर की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ा तो वह मर जाएगा। वह उन्हें युद्ध में हरा नहीं सका, न ही उनसे बच सका। इस कारण यांग ये के चेहरे पर एक भद्दा भाव आ गया। उसने काले बंदर की मदद लेने के लिए स्वॉर्ड एलायंस में लौटने के बारे में सोचा था, लेकिन अगर वह उन 3 वॉइडर्स को स्वॉर्ड एलायंस में ले जाता तो यह निश्चित रूप से स्वॉर्ड एलायंस के लिए एक आपदा होती। इसलिए उसके पास खुद से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये ने आगे की विशाल पर्वत श्रृंखला को देखने से पहले आसपास के वातावरण पर नजर डाली। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गति बढ़ाई और पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण में बदल गया। एक बार जब वह पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया तो यांग ये रुका नहीं और लगातार गति बढ़ाता रहा। उसी समय उसके पुनर्जन्म रैंक तलवार के इरादे ने उसके चारों ओर एक अदृश्य अवरोध बना दिया। जो विशेषज्ञ उसका पीछा कर रहा था उसकी चाल ढाल बहुत ही अजीब थी और वह अचानक हवा से प्रकट हो सकता था, इसलिए उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। अचानक यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि एक पारदर्शी फेंकने वाला चाकू अचानक उसके दाहिनी ओर एक पेड़ से बाहर निकल आया। फेंकने वाला चाकू उसकी ओर नहीं उड़ रहा था, बल्कि उसके सामने एक जगह की ओर जा रहा था। दूसरे शब्दों में, अगर वह आगे बढ़ता तो वह चाकू से मारा जाता। यह उसे मारने के इरादे से नहीं फेंका गया था, यह उसे रोकने के इरादे से फेंका गया था। जैसे ही उसे यह बात समझ में आई, यांग ये ने रुकना नहीं चाहा और अपनी गति बढ़ा दी। इसके अलावा उसने फैंटम शील्ड को आदेश दिया था कि वह उसके लिए फेंके जा रहे चाकू को रोक दे। झनकार, चाकू फेंकना तुरंत बंद हो गया। इस बीच यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसके सामने का स्थान थोड़ा सा हिल गया और फिर एक व्यवहारिक रूप से पारदर्शी खंजर उसके गले पर झपटा। यह बहुत तेज था और इसे अजीब कहा जाना चाहिए, क्योंकि खंजर ऐसा लग रहा था जैसे यह अंतरिक्ष से बना हो और यह आसानी से तलवार के इरादे की उसकी बाधा को पार कर गया। इसने उसके पुनर्जन्म रैंक तलवार के इरादे को नुकसान नहीं पहुंचाया था और यह केवल तलवार के इरादे की बाधा को पार कर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बाधा मौजूद ही नहीं थी। यह मुख्य बात भी नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि वह अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी के असली इरादों को समझ गया था। वह चाकू उसे रोकने के लिए नहीं था, वह उसकी प्रेत ढाल को दूर करने के लिए था। ठीक इसी क्षण की तरह उसकी प्रेत ढाल खंजर को बिल्कुल भी बाधित नहीं कर सकी। इसके अलावा चूंकि वह बिना किसी तैयारी के पकड़ा गया था, इसलिए उसके पास खंजर को रोकने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करने का समय नहीं था, क्योंकि खंजर पहले से ही उसके गले के सामने था। यांग यी की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। उसने खंजर पर ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी तलवार को अपने सामने मौजूद अंतरिक्ष के क्षेत्र में घोंप दिया। उसका इरादा मारने और मरवाने का था। जब उसके मालिक ने देखा कि यांग ये का अपने बचाव का कोई इरादा नहीं है और वह उसे अपने साथ नीचे ले जाने का इरादा रखता है, तो खंजर यांग ये के गले से थोड़ा पहले रुक गया, लेकिन एक पल गुजरने से पहले ही खंजर ने गति बढ़ा दी और यांग ये के गले पर झपट्टा मारा। हिस हिस। यांग ये स्वाभाविक रूप से अपने दुश्मन को मारने के लिए अपनी जान नहीं देगा। जब खंजर ने उसकी त्वचा को चीर दिया तो उसने अपनी ठोड़ी का इस्तेमाल खंजर को दबाने के लिए किया और उसके सामने अंतरिक्ष के क्षेत्र से अचानक खून की एक धार फूट पड़ी। अचानक उसके दाहिने तरफ एक खंजर दिखाई दिया और उसने सीधे उसकी छाती पर वार किया।
यांग ये ने खंजर पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपनी तलवार से एक बार और वार किया और खून की एक और धार फूट पड़ी। वास्तव में यह कहा जाना चाहिए कि खून की दो धारें इसलिए फूटी क्योंकि यांग ये की छाती से एक और धार निकली थी। टकराना। कुछ ही देर बाद यांग ये के सामने अंतरिक्ष के क्षेत्र से एक भयानक आभा निकली और यांग ये से भी तलवार की एक किरण निकली। तलवार की आभा और आभा टकराए और एक विस्फोट हुआ। यांग ये 30 मीटर पीछे विस्फोटित हो गया, जबकि 30 मीटर आगे का स्थान हिंसक रूप से हिल गया। यांग ये ने अपनी छाती और गले पर लगी चोटों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस स्वर्ग के कब्र के पत्थर को दोनों हाथों में लिया और तेजी से आगे की ओर घुमाया। उसका शरीर 60 मीटर आगे की ओर उछला और उसके पीछे का स्थान कट गया था। हालांकि यांग ये ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि वह रहस्यमयी वोइडर फिर से गायब हो गया था। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। उसे पता था कि वोइडर निश्चित रूप से अभी भी यहाँ है और कहीं से उसे देख रहा है। दुर्भाग्य से वह वोइडर की आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। यांग ये ने कुछ बैंगनी क्रिस्टल निगल लिए और कहा, क्या तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है? यहाँ से चले जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया, क्योंकि एक पारदर्शी खंजर उसके पैरों के नीचे से निकलकर उसके पैर की ओर चला गया था। वह वोइडर वास्तव में उसके सामने लेटा हुआ था। यांग यी के चेहरे पर काफी भद्दा भाव था, क्योंकि छिपाने की यह तकनीक उसकी अपनी तकनीक से कहीं ज्यादा बढ़िया थी। यांग ये ने खंजर पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने बस अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उस पर वार कर दिया। वह अपने शत्रु के जीवन के बदले एक पैर देने को तैयार था। एक बार जब वह अपना बचाव करने की कोशिश करता तो वह निष्क्रिय स्थिति में चला जाता और वह ऐसी स्थिति में पड़ने से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सबसे अच्छा बचाव आक्रमण था। दुर्भाग्य से दुश्मन ने तलवार बदलने से मना कर दिया। जब वोइडर ने देखा कि यांग ये में खुद को बचाने की कोई इच्छा नहीं है, तो खंजर ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और यांग ये की तलवार पर वार कर दिया। टकराना। ऊर्जा की एक लहर आसपास की ओर बह गई। यांग ये लगभग 10 मीटर पीछे हट गया और खंजर गायब हो गया। यांग ये ने अब छिपे हुए वोइडर को खोजने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसका शरीर दूर की ओर चला गया। अचानक वह शून्य फिर उसके सामने प्रकट हुआ और एक खंजर उसकी ओर बढ़ा। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने अपनी तलवार आगे की ओर घुमाई। उसकी तलवार खंजर से टकराई और टक्कर के बल ने उसे लगभग 10 मीटर पीछे धकेल दिया। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि वोइडर का लक्ष्य उसे यहां रखना था। निश्चित रूप से यदि वोइडर उसी स्थान पर स्थिर रहा तो उसने हमला नहीं किया। यांग ये कुछ देर तक वहीं चुप रहा और फिर उसने सिर हिलाया, क्या यह सिर्फ 3 वोइडर्स नहीं हैं? मैं अब और नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूरी पर 2 बूढ़े व्यक्तियों की आकृतियां प्रकट हुईं। अध्याय 1269 मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। वह जाना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि वह भाग नहीं सकता था। अगर वह भाग भी सकता था, तो वह केवल कुछ समय के लिए भाग सकता था। इसके अलावा भागने से स्थिति और भी खराब हो जाएगी। चूंकि वे तीनों ही शून्यवादी थे, इसलिए उनकी गहन ऊर्जा उससे कहीं ज्यादा थी। अगर वह भागना जारी रखने की कोशिश करता, तो अपनी गहन ऊर्जा के सूख जाने के बाद वह 3 शून्यवादियों से कैसे लड़ पाता? अगर वह अभी लड़ता तो उसके पास मौका था, क्योंकि वह काली पोशाक पहने बूढ़ा आदमी और रहस्यमय हत्यारा बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने का मौका नहीं मिला क्योंकि वे उसका पीछा कर रहे थे। खास तौर पर वह रहस्यमय हत्यारा जो आसपास कहीं छिपा हुआ था। उस हत्यारे को अपनी तलवार के वार का सामना करना पड़ा था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 3 में से 2 वोइडर घायल हो गए थे। जहां तक खुद की बात है, हालांकि उसे पहले भी गंभीर चोटें लगी थी, लेकिन उसकी रिकवरी की गति बहुत तेज थी। उसकी चोटें अब लगभग 60% तक ठीक हो चुकी थीं। यह उसका फायदा था। बेशक यह उसका एकमात्र फायदा था, क्योंकि उनमें से 2 घायल होने के बावजूद भी उनमें लड़ने की ताकत थी और उनके पास एक पूरी तरह से स्वस्थ साथी भी था। संक्षेप में कहें तो अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यांग ये ने अपने दाहिने हाथ में स्वर्ग की कब्र के पत्थर को कसकर पकड़ रखा था, जबकि उसकी नजर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। यह भाला लिए हुए बूढ़ा व्यक्ति था। इस समय उसके पास सिर्फ एक हाथ बचा था। बूढ़े व्यक्ति के लिए अपनी साधना के जरिए अपने हाथ को बहाल करना स्वाभाविक रूप से संभव था। हालांकि यह केवल सामान्य परिस्थितियों में ही संभव था। चूंकि उसका हाथ पुनर्जन्म रैंक तलवार इरादे वाली तलवार से कट गया था, इसलिए उसके हाथ को बहाल करना इतना आसान नहीं था। स्वाभाविक रूप से एक कारण था कि उसकी नज़र काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी पर क्यों पड़ी थी। वह उस स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था जिसमें वह था, और उसके लिए बहुत लंबे समय तक 3 शून्यों से लड़ना असंभव था। इसलिए उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी। अगर वह ऐसा करना चाहता था तो उसे पहले उनमें से एक से निपटना था, और घायल काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। यांग यी ने हमला नहीं किया क्योंकि वह जितना संभव हो सके उतना समय खरीदना चाहता था, क्योंकि उसके पास अभी भी पर्याप्त गहन ऊर्जा नहीं थी।
यांग ये, भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये को देखा और कहा, तुमने मेरे युआन कबीले के उन 2 सदस्यों को मार डाला है ना? यांग ये ने उत्तर दिया, वास्तव में। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यांग ये, मेरे युआन कबीले और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुमने उन्हें क्यों मारा? यांग ये ने हल्की मुस्कान बिखेरी, आप अनुमान क्यों नहीं लगाते? भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उतर गया। इस बीच यांग ये ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि आप तीनों घूंघट वाले क्षेत्र से हैं। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आपको हमारे पर्दा क्षेत्र के बारे में कैसे पता है? यांग ये ने उत्तर दिया, किसी ने मुझे बताया, बेशक। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे तलवार गठबंधन और मेरे पास आपके घूंघट वाले क्षेत्र के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ना? बेशक, चलो युआन कबीले के बारे में बात नहीं करते। हमारे बीच दुश्मनी है, इसलिए उन्हें मुझे मारने की इच्छा के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब उसने इतना कहा तो यांग ये ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहा, लेकिन आप शायद युआन कबीले से नहीं हैं, है ना? और वह दूसरा व्यक्ति जो कहीं छिपा हुआ है, वह भी शायद युआन कबीले से नहीं है ना? मैं, यांग ये, आप दोनों के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखता, तो आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या सोचते हो? यांग ये मुस्कुराया, आप सभी मेरे तलवार गठबंधन के उदय को बर्दाश्त करने से इनकार करते हैं। क्या यही बात है? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, जब आप जानते हैं तो फिर पूछते क्यों हैं? यांग ये ने उत्तर दिया, मैं बस उत्तर की पुष्टि करना चाहता था। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर? यांग ये ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें परेशानी पसंद नहीं है, लेकिन अगर दूसरे लोग मेरे साथ परेशानी की तलाश में हैं, तो मुझे इससे डर नहीं लगता। चूंकि घूंघट वाले क्षेत्र ने मेरे तलवार गठबंधन को अपना दुश्मन मान लिया है, तो उसकी मदद नहीं की जा सकती। मेरे तलवार गठबंधन के पास आपके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यांग ये, मैं मानता हूं कि तुम एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, और अगर तुम्हें बढ़ने दिया जाए तो तुम वास्तव में हमारे घूंघट वाले क्षेत्र के लिए खतरा बन सकते हो। अभी भी तुम हमारे लिए खतरा हो। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत और तलवार गठबंधन की वर्तमान ताकत का इस्तेमाल हमारे घूंघट वाले क्षेत्र से लड़ने के लिए करना सिर्फ एक मजाक है। हम तलवार गठबंधन को नष्ट नहीं करने जा रहे हैं, हम इसे आपस में बांटना चाहते हैं। अन्यथा हमें इसे कुचलने में बस एक पल लगेगा। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, क्या मैं तलवार गठबंधन का नेतृत्व करते हुए घूंघट वाले क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दूं? भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो दंग रह गए। आत्मसमर्पण, यांग ये आत्मसमर्पण करना चाहता है, तलवार गठबंधन के साथ भी। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं और उसने फिर पूछा, आप कह रहे हैं कि आप आत्मसमर्पण करने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया, मुझे यकीन है कि आपको एहसास हो गया होगा कि मेरे तलवार गठबंधन के पास घूंघट वाले क्षेत्र के खिलाफ कोई मौका नहीं है। चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या मैं घूंघट वाले क्षेत्र के सभी शून्यवादियों पर विजय प्राप्त कर सकता हूं? अगर मेरा तलवार गठबंधन और मैं जीवित रहना चाहते हैं, तो हमारे पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बूढ़े लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये आत्मसमर्पण कर देगा। क्यों? यांग ये युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर था और वह महाद्वीप का सबसे ताकतवर तलवार साधक था। ऐसे व्यक्ति में गर्व कैसे नहीं हो सकता? आत्मसमर्पण, यह कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में अब आत्मसमर्पण करना पसंद करेगा। समर्पण, उसी समय जब उन्हें आश्चर्य हुआ, उनके दिलों में तिरस्कार की भावना पैदा हो गई थी। उन्होंने सोचा था कि यांग ये उनका दुश्मन था, लेकिन वे उसके प्रति कुछ सम्मान रखते थे। क्योंकि भले ही यांग ये सिर्फ एक अर्ध सम्राट था, लेकिन उसकी ताकत शून्य क्षेत्र से भी ज्यादा थी। इतनी उम्र में इतनी ताकत रखना स्वाभाविक रूप से उसे सम्मान का पात्र बनाता है। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये में बिल्कुल भी गर्व नहीं था, और उसने वास्तव में जीवित रहने के लिए आत्मसमर्पण करना चुना था। अवमानना, उन दोनों के मन में यांग ये के प्रति कुछ अवमानना घृणा थी। इस बीच यांग ये ने कहा, वरिष्ठों, बुद्धिमान लोग भाग्य के आगे झुक जाते हैं। मैं, यांग ये, जानती हूं कि मुझे कब झुकना है। मैं आत्मसमर्पण कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक विनती है। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये की ओर देखा और कहा, आगे बढ़ो। यांग ये ने आगे कहा, वास्तव में मेरा अनुरोध बहुत सरल है। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप दोनों घूंघट वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम कर सकते हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, वास्तव में मेरा अनुरोध बहुत सरल है। यह है कि आप, इस बिंदु पर यांग ये बोलने में झिझक रही थी।
भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यांग ये, तुम्हें इस समय जिस स्थिति में हो उसे समझना होगा। किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई करने के बारे में सोचना भी मत। रुको। अचानक एक आवाज गूंजी। जैसे ही वह आवाज गूंजी, यांग ये अचानक वहीं गायब हो गया। उसी क्षण भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने सहज रूप से अपना हथौड़ा आगे पटक दिया। झनकार। एक तलवार उसके हथौड़े से टकराई और इससे चमकदार चिंगारियां आसपास की ओर फैल गईं। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की भुजाएं हिंसक रूप से हिल गईं, जबकि उसका हथौड़ा लगभग उसकी पकड़ से बाहर निकल गया। हालांकि जब उसने अभी भी उसे कसकर पकड़ रखा था, तो उसका शरीर लगभग 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया। जहां तक यांग यी का सवाल है, वह तुरंत बूढ़े आदमी के सामने आ गया और उसने अपनी तलवार एक बार फिर घुमाई। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह चकमा देना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि उसने पहल करना खो दिया था। इसलिए वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था। आखिरकार यांग ये की गति बहुत तेज थी और उसने अभी अभी अपना बचाव किया था। उसके पास यांग ये के खिलाफ सीधे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये की भयानक ताकत का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने हथौड़े को दोनों हाथों में लिया और यांग ये की तलवार को रोकने के लिए उसे ऊपर उठाया। टकराना। भूरे वस्त्र पहने वृद्ध व्यक्ति की आश्चर्यचकित दृष्टि के सामने ही लोहे का हथौड़ा फट गया और टक्कर के शक्तिशाली झटके ने उसे इतना झकझोर दिया कि वह खांसते खांसते खून के घूंट बाहर निकालने लगा, जबकि उसका शरीर उड़ गया। यांग ये ने दूसरा हमला नहीं किया क्योंकि उसके बाएं तरफ से एक भाला निकल चुका था। उसी समय उसके सिर के पीछे अचानक एक खंजर भी आ गया था। यांग यी के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। जब वह भाले पर पीछे से वार कर रहा था, तो फैंटम शील्ड उसे खंजर से बचाने के लिए उसके सिर के पीछे चली गई। खड़खड़ाहट। खड़खड़ाहट। दो धमाके हुए। भाले के फटने के दौरान स्वर्ग की कब्र का पत्थर हिंसक रूप से हिल गया। यांग ये ने अपने पीछे मौजूद शून्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर कोई ध्यान दिया। वह बस एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर बढ़ गई। ग्रे रंग की पोशाक पहने उस आदमी के चेहरे पर तब बदलाव आया जब उसने देखा कि यांग ये ने उस पर निशाना साधा है। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसके हाथ में एक कृपाण दिखाई दी और उसने उसे दोनों हाथों में लेकर यांग ये पर वार किया। टकराना। तलवार और कृपाण टकराए और टक्कर के केंद्र से ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली। ऊर्जा की लहर ने यांग यी और बूढ़े आदमी दोनों को पीछे की ओर उड़ा दिया। हालांकि यांग यी का फिगर अभी पीछे की ओर बढ़ना शुरू ही हुआ था कि एक भाला हवा में चीरता हुआ उसकी ओर आया। इस बार उसमें मौजूद ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। यांग ये ने इसे रोकने के लिए फैंटम शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी की तुलना में वह रहस्यमयी वोइडर से ज्यादा भयभीत था जो हवा से प्रकट हुआ था। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा मोड़ा और उसने अपनी तलवार भाले पर मार दी। रक्त जैसी लाल रोशनी की किरण चमक उठी। टकराना। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को उसके भाले के साथ पीछे की ओर झटका लगा, जबकि टक्कर के शक्तिशाली बल ने यांग ये को बाईं ओर धकेल दिया। उसी समय उसने मुंह में खून थूक दिया। आखिरकार वह भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति से लगातार 2 बार टकराने के बाद भी खुद को स्थिर नहीं कर पाया था और उसने उसके ठीक बाद काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के एक और हमले का मजबूती से विरोध किया था। भले ही उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को पीछे धकेल दिया था, फिर भी उसे चोटें आईं। हालांकि ऐसी चोटें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। जब उसने अंततः अपना शरीर रोका, तो उसके पीछे का स्थान हिल उठा और फिर एक खंजर उसके सिर के पीछे जाकर लगा। रहस्यमय वोइडर का उसे सांस लेने की जगह देने का कोई इरादा नहीं था। यांग ये ने अपने पीछे खड़े वोइडर को नजरअंदाज किया और उसकी जगह ग्रे रंग के लबादे वाले बूढ़े आदमी को देखा। युआन कबीले। मैं, यांग ये, तुम्हें कुचलने की कसम खाता हूं। अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और उस दिन की दुश्मनी का बदला चुकाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक खंजर उसके सिर के पीछे प्रेत ढाल से टकराया। भले ही वह प्रेत ढाल को भेद नहीं सका, लेकिन टक्कर की शक्तिशाली ताकत ने यांग ये के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यांग ये ने अपना दाहिना पैर नीचे रखा और भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर फिर से गोली चलाई। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने जब यांग ये की बात सुनी तो वह दंग रह गया। वह मेरे युआन कबीले को कुचलने की कसम खाता है। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। उस दिन की दुश्मनी। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी पूरी तरह से स्तब्ध था। मेरे युआन कबीले और उसके बीच दुश्मनी है, लेकिन यह मेरे युआन कबीले के सदस्य थे जो मर गए। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को लगा कि युआन कबीले ने यांग ये के साथ कुछ भी भयानक नहीं किया है। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि यांग ये उसके सामने आ गया था, इसलिए उसने कृपाण को दोनों हाथों में लिया और उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। टकराना। भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े आदमी को पीछे की ओर उड़ा दिया गया।
इस बीच यांग ये ने अचानक अपनी तलवार उसके माथे के बीच में दबा दी। युआन कबीले के बूढ़े कुत्ते, मैं तुम्हें इसी से मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के भीतर से एक भयावह आभा की लहर विस्फोटक रूप से बाहर निकली। सावधान! काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने यांग ये पर हमला करने से पहले भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को जल्दी से चेतावनी दी। आखिरकार यह स्पष्ट था कि यांग ये किसी तरह की दुर्जेय तकनीक को अंजाम देने का इरादा रखता था। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा भी अत्यंत गंभीर हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अपने चारों ओर अनगिनत गहन ऊर्जा अवरोध बनाए। उसी समय उसके सामने का स्थान ओवलैप और सिकुड़ने लगा। अचानक यांग ये वहीं गायब हो गया। ग्रे रंग की पोशाक पहने बूढ़े की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। अचानक एक चौंका देने वाली आवाज गूंजी, बूढ़े ये, सावधान! तुम ही उसके निशाने पर हो। काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया। एक क्षण बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 1270 एक नीचे। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने यांग ये को अपनी ओर गोली चलाते हुए देखा। इस समय उसे एहसास हुआ कि यांग ये का लक्ष्य कभी भी ग्रे रंग का लबादा पहने आदमी नहीं था, बल्कि वह खुद था। इससे पहले यांग ये ने जो कुछ भी किया था, वह इस पल की तैयारी में था। वह चकमा देकर भागना चाहता था, लेकिन यह बिल्कुल असंभव था, क्योंकि उसने भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था। ऐसी परिस्थितियों में वह उसे कैसे रोक सकता था? बेशक अगर उसे कुछ समय दिया जाता तो वह स्वाभाविक रूप से खुद को रोक सकता था, लेकिन यांग ये निश्चित रूप से उसे वह समय नहीं देगा। इसके अलावा यांग ये की गति भी उसकी सीमा पर थी। एक पल में ही काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को समझ में आ गया कि बचने का एकमात्र तरीका यांग ये से सीधे मुकाबला करना था। संकरे रास्ते पर मुठभेड़ में केवल बहादुर ही बचेंगे। काले वस्त्र पहने बूढ़े की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी और उसके भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की तरह बाहर निकल आई। अंत में सारी गहन ऊर्जा उसके बाएं हाथ में भाले में बह गई और फिर उसने उसे यांग ये पर भोंक दिया। अगर उसके पास पर्याप्त समय होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा साधारण हमला नहीं करता, लेकिन अब उसके पास समय कैसे हो सकता था? उनकी गति अपनी सीमा पर थी और उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। जिस समय काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने हमला किया, यांग ये के माथे पर तलवार भगवान की मुहर चमक उठी। एक पल में उसकी मुट्ठी में खून से लाल तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी। भाले और तलवार के टकराने में ज्यादा समय नहीं लगा। अनुभव करना, कोई जोरदार धमाका या गड़गड़ाहट नहीं हुई। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने दूर से आश्चर्य से देखा कि यांग ये की तलवार ने काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के भाले की नोक को छेद दिया। एक क्षण बाद भाला दो टुकड़ों में घोंपा गया और यांग ये काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के पीछे प्रकट हुआ। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी का शरीर सख्त हो गया और उसकी आंखों में एक चकित भाव देखा जा सकता था, कितना तेज! अनुभव करना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके माथे के बीच से खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और फिर उसका शरीर एक टपकती गेंद की तरह हो गया। उसके भीतर से गहन ऊर्जा की अनगिनत धाराएं बह निकलीं। लेकिन यांग ये को अपना हाथ हिलाने और काले लबादे वाले बूढ़े आदमी की लाश को दूर रखने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से यांग ये को देखा। आश्चर्य के अलावा उसकी आंखों में डर का एक निशान भी था। एक वोइडर मारा गया था। एक अर्ध सम्राट ने एक वोइडर को मार डाला था। हालांकि वह जानता था कि यांग ये में वोइडर्स को मारने की ताकत है, फिर भी जब उसने खुद यह देखा तो वह चौंक गया। इसके अलावा यांग ये ने अकेले ही 3 वोइडर्स से लड़ते हुए उन्हें मार डाला था। हालांकि यांग ये ने सफल होने के लिए एक योजना का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह 3 वोइडर्स का सामना कर रहा था। एक ही अर्ध सम्राट के खिलाफ लड़ाई में 3 शून्यवादियों ने वास्तव में अपने एक साथी को खो दिया था। वह किस तरह का राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति है? भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के दिल में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, इसके बजाय उसका दिल हत्या के इरादे से भरा हुआ था। यांग ये को मरना ही होगा, उसे मरना ही होगा। अगर वह नहीं मरा और उसे बढ़ने दिया गया तो वह मेरे युआन कबीले के लिए एक आपदा बन जाएगा। इस बीच एक बार जब यांग ये ने काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की लाश को दूर रखा तो उसने कुछ बैंगनी क्रिस्टल निकाले और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। उसके बाद उसने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को देखा जो अभी भी हैरान था और मुस्कुराया। क्या आप सोच रहे हैं कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि आपने मुझे एक वोइडर को मारते हुए देखा है? क्योंकि अगर मुझे जीवित रहने दिया गया तो मैं निश्चित रूप से आपके युआन कबीले के लिए खतरा बन जाऊंगा। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ में तलवार को कस लिया और उसकी नसें तन गईं। अब वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उनमें से केवल 2 ही बचे थे। अब उसका उद्देश्य यांग ही से लड़ना नहीं था, बल्कि घूंघट वाले क्षेत्र के विशेषज्ञों के आने तक समय खरीदना था। यांग ये ने हमला नहीं किया।
आखिरकार उसने अभी अभी तलवार भगवान की मुहर और डेथ बाय अ थॉट का अंतिम संस्करण इस्तेमाल किया था, इसलिए उसके भीतर 10% से भी कम गहन ऊर्जा बची थी। गहन ऊर्जा की बर्बादी के अलावा अब हमला करना पूरी तरह से व्यर्थ था। आखिरकार ग्रे रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी पूरी तरह से सतर्क था, इसलिए बूढ़े आदमी को मारने के लिए डेथ बाय अ थॉट का इस्तेमाल करना यथार्थवादी नहीं था। इसके अलावा लगातार लड़ाइयों के कारण उसके शरीर को कुछ नुकसान हुआ था। हालांकि यह गंभीर नहीं था, लेकिन मामूली भी नहीं था। दरअसल यह सब उसके शरीर के परिष्कार की साधना के कारण था, क्योंकि उसके शरीर की जबरदस्त साधना ने उसे ऐसा बना दिया था कि शून्यों के हमलों से उसे घातक नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। उसकी असाधारण रिकवरी के साथ यह कहा जा सकता है कि जब तक वह एक पल में नष्ट नहीं हो जाता या अपंग नहीं हो जाता, तब तक 100 हमलों को भी मामूली चोट ही माना जा सकता था, जबकि वे उस पर कोई घातक वार नहीं करते थे, क्योंकि उनकी रिकवरी बहुत तेज थी और हिट झेलने की उनकी क्षमता भी बहुत अच्छी थी। यांग ये ने खून से लाल तलवार थाम रखी थी और चुपचाप भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को देख रहा था। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी भी उसे देख रहा था और उसकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं। बूढ़ा आदमी भी ठीक से नहीं बोल रहा था। यहाँ मौजूद तीनों विशेषज्ञ चुप रहे और यहाँ का माहौल तुरंत भारी हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे तूफान से पहले की शांति थी। समय बीतता गया। करीब 15 मिनट बाद यांग ये ने अचानक कहा, चूंकि आपने हमला करने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यांग ये ने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। ठीक वहीं रुक जाओ। इस बीच भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी गुस्से से दहाड़ उठा। वह यांग ये को कैसे जाने दे सकता था? अगर यांग ये चला गया तो यह पहाड़ों में एक बाघ को छोड़ने जैसा होगा। यांग ये रुक गया। एक क्षण बाद उसने पलटकर अपनी तलवार भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी पर घुमाई। यह देखकर भूरे वस्त्र पहने बूढ़े की आंखों के कोने फड़क उठे, लेकिन वह शुरू से ही सतर्क था। उसने तुरंत दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ी और उसे घुमाया। बर्फ की सफेद कृपाण ऊर्जा की किरण अंतरिक्ष को चीरती हुई यांग ये पर टूट पड़ी। यह हमला बेहद शक्तिशाली था। जाहिर है भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी लंबे समय से अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा था। यांग यी की अभिव्यक्ति वैसी ही रही जब उसने अपनी तलवार को कृपाण ऊर्जा के विरुद्ध घुमाया। अनुभव करना। कृपाण की ऊर्जा तुरंत दो भागों में कट गई। इस बीच भूरे रंग की पोशाक पहने बूढ़ा आदमी अचानक यांग ये के सामने प्रकट हुआ और फिर कृपाण ने एक अद्वितीय शक्ति का धागा उठाया और यांग ये के सिर की ओर वार किया। उसी समय यांग ये के पीछे अचानक एक खंजर दिखाई दिया। इस बार यांग ये ने खंजर को रोकने के लिए फैंटम शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तलवार को रोकने के लिए फैंटम शील्ड उसके सिर के ऊपर दिखाई दी, जबकि उसने पलटकर दोनों हाथों से स्वर्ग के ग्रेवस्टोन को घुमाया। अनुभव करना। यांग यी के हमले से हवा के अलावा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खंजर और रहस्यमयी वोइडर गायब हो गए थे। यांग ये का चेहरा उतर गया, क्योंकि रहस्यमय हत्यारे ने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा था और वह उस पर हमला करने में विफल होने पर तुरंत गायब हो गई। उसने उसके खिलाफ सीधे जाने से पूरी तरह इनकार कर दिया। यह समझ में आता है क्योंकि एक इंसान की बात तो दूर, यहाँ तक वोइडर रियल्म के राक्षस जानवर भी उसके खिलाफ सीधे जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार उसके पास एपोच रियल्म में एक शरीर और वध की एक वोइड रैंक तलवार थी। जैसे ही उसका हमला विफल हुआ, यांग ये ने हत्यारे पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने पलटकर अपनी तलवार भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर फेंक दी। हालांकि जब उसने अपनी तलवार बूढ़े आदमी पर घुमाई तो वह खंजर जो अभी अभी गायब हुआ था, अचानक उसके पीछे फिर से प्रकट हो गया। इस बार यह उसके सिर की ओर नहीं, बल्कि उसकी पीठ की ओर नीचे की ओर आ रहा था। जाहिर है हत्यारे को लगा कि यह वार करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति थी। यांग यी का चेहरा एकदम उदास हो गया जब उसने अपने पीछे खंजर देखा। वह आदमी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।